ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद द डिसऑर्डर्स ऑफ कोगुलेशन। ठीक है, इस चैप्टर में ना हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, एंटी कोगुलेंट ड्रग्स। उसके बाद देखेंगे एंटी फाइब्रिनोलिटिक्स एंड फाइब्रिनोलिटिक्स। उसके बाद देखेंगे प्लेटलेट्स। ठीक है, ये स्टार्ट करने से पहले ना बेसिकली थोड़ा फिजियोलॉजी वाला पार्ट समझते हैं, फिर ना इजीली समझ आ जाएगा। देख, सबसे पहले क्या होता है, जब भी एंडोथीलियल इंजरी होती है, वेसल में जब भी एंडोथीलियल इंजरी होती है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, कोलाजन एक्सपोज हो जाता है। कोलाजन एक्सपोज हो जाता है और एक फैक्टर होता है वॉन विलेब्रेंट फैक्टर। जो एंडोथीलियम होती है वो वॉन विलेब्रेंट फैक्टर को सिक्रीट करना स्टार्ट करती है। उसके बाद क्या होता है, प्लेटलेट्स वहाँ पे आ जाते हैं उस साइट पे जहाँ पे कोलाजन एक्सपोज होता है और एग्रीगेट करना स्टार्ट करते हैं। प्लेटलेट्स ना कुछ फैक्टर्स सिक्रीट करते हैं, एडीपी, सीरोटोनिन और थ्रोम्बोक्सिन ए2। जो थ्रोम्बोक्सिन ए2 होता है ना, ये कॉक्स पाथवे के थ्रू सिक्रीट होता है। और दो और फैक्टर्स कौन से होते हैं, एडीपी और सीरोटोनिन। ये पाथवे ना डिटेल में याद रखना है। इसी के बेसिस पे हम ड्रग्स यूज करेंगे कि इस पाथवे को कैसे अफेक्ट कर रही हैं ड्रग्स, जिसके कारण हम उनको एंटी कोगुलेंट कह रहे हैं या एंटी प्लेटलेट कह रहे हैं, उस बेसिस पे। इसके बाद ये सारे सीरोटोनिन जो प्लेटलेट्स की ना रिक्रूटमेंट करवाता है, एडीपी, सीरोटोनिन और थ्रोम्बोक्सिन ए2 कैसे करवाते हैं वो मैकेनिज्म हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है प्लेटलेट की एग्रीगेशन। प्लेटलेट की एग्रीगेशन कैसे होती है, इसमें ना एक रिसेप्टर का यूज होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a रिसेप्टर। ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a रिसेप्टर के बाद एक प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग बन जाता है। यहाँ तक अपना कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस मेनली प्राइमरी हीमोस्टेसिस का। प्राइमरी हीमोस्टेसिस में ना मैं स्टेप से एक बार दोबारा बताता हूँ तेरे को। सबसे पहले एंडोथेलियल इंजरी हुई, उसके बाद कोलाजन एक्सपोज हो गया, प्लेटलेट्स आए वहां पर, प्लेटलेट्स ने कुछ फैक्टर्स सिक्रीट करे, एडीपी, सीरोटोनिन, थ्रोम्बोक्सिन ए2, जिसके कारण और जो प्लेटलेट्स होते हैं ना और रिक्रूट होते हैं। जो रिक्रूटमेंट वाला प्रोसेस होता है जो एडीपी के थ्रू होता है ना, इसमें एक रिसेप्टर इन्वॉल्व होता है जिसको हम बोलते हैं P2Y12 रिसेप्टर। यहाँ पे ना एक रिसेप्टर आएगा, ये रिसेप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके अगेंस्ट भी ना हमने ड्रग्स बना रखी हैं जो इस पाथवे पर एक्ट करेंगी। इसके बाद प्लेटलेट एग्रीगेशन हो गई। प्लेटलेट एग्रीगेशन के बाद क्या होता है, प्लेटलेट्स जो होते हैं ना एग्रीगेट करते कैसे हैं, इस रिसेप्टर के थ्रू, ग्लाइकोप्रोटीन 2b और 3a रिसेप्टर के थ्रू। अल्टीमेटली प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग बन जाता है। इसके बाद ना जो ये प्लग होता है ये सफिशिएंट नहीं होता कि ब्लीडिंग को अच्छे से रोक पाए, तो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस या फिर डेफिनेटिव हीमोस्टेसिस स्टार्ट होती है। जो भी मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ ना, ये डेफिनेटिव हीमोस्टेसिस के प्रोसेस है ये वाला पार्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, टिश्यू फैक्टर आता है। टिश्यू फैक्टर कहाँ से रिलीज होता है, प्लेटलेट से। प्लेटलेट ने जो प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग बनाया है ना, उसके बाद वो कुछ फैक्टर्स सिक्रीट करते हैं जिनको हम टिश्यू फैक्टर कहते हैं। वो टिश्यू फैक्टर क्या करता है, कोगुलेशन कास्केड को एक्टिवेट करता है। कोगुलेशन कास्केड अपन ने फिजियोलॉजी में डिटेल में पढ़ा है कि 12A फैक्टर एक्टिवेट होगा, जिससे 11A एक्टिवेट होगा, 9A एक्टिवेट होगा। और हाँ हाँ हाँ। इंट्रिंसिक पाथवे वाले में अपने पास टिश्यू फैक्टर से 7A एक्टिवेट होता है। और ये सारे मिलके ना फैक्टर 10 को एक्टिवेट करते हैं। फैक्टर 10 की एक्टिवेशन के बाद फैक्टर 10A के अंदर 5 और कैल्शियम जाता है और बनाता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का क्या काम होता है, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करके, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट। बिल्कुल, और थ्रोम्बिन का फाइनली काम होता है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन तो कन्वर्ट हाँ। करना इनटू द फाइब्रिन। ये वाला पार्ट पता है आपको। इसके बाद क्या होता है, जो हाँ। फाइब्रिन को ना डिग्रेड करने के लिए, मतलब कोगुलेशन अगर अनचेक रह गई तो क्लोट्स बन जाएंगे ब्लड के अंदर, तो ओवर क्लोटिंग से बचाने के लिए ना हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है फाइब्रिन को डिग्रेड करने का। उसको कौन डिग्रेड करवाता है, एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं टीपीए। जो टीपीए एंजाइम होता है ना, इसको बोलते हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ये एक एंजाइम होता है प्लाज्मिनोजन। प्लाज्मिनोजन एंजाइम को ये वाला एंजाइम एक्टिवेट करता है। ये एंजाइम जब प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करता है तो प्लाज्मिनोजन से बन जाता है फाइब्रिनोलाइसिन, या इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मिन। प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन बन जाता है। प्लाज्मिन क्या करता है, इस फाइब्रिन को डिग्रेड कर देता है ताकि क्लोट्स ना बने।
अब हम ड्रग्स किस तरीके से यूज करेंगे? हो सकता है हमारे पास ब्लीडिंग हो रही हो, ब्लीडिंग होगी तो हम क्या यूज करेंगे? कोगुलेटिंग वाली ड्रग्स, कि हम ना कोगुलेंट्स दे देंगे जैसे कि विटामिन के, जिससे कोगुलेशन ज़्यादा इंक्रीज हो जाए और ब्लीडिंग रुक जाए। या अगर थ्रोम्बोटिक स्टेट्स हैं, थ्रोम्बोटिक स्टेट्स का मतलब ब्लड में क्लोट्स ज़्यादा बन रहे हैं, जैसे हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था डीप वेन थ्रोम्बोसिस, लेग के अंदर एक क्लोट बन जाता है जो कि लंग्स तक जाता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म करता है। ये सारी बातें ना हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। तो उसके खिलाफ हम कौन सी ड्रग्स यूज करते हैं? एंटी कोगुलेंट ड्रग्स, कि कोगुलेशन ज़्यादा ना बने, प्लेटलेट्स की ज़्यादा एग्रीगेशन हो रही है तो हम कौन सी ड्रग्स यूज करेंगे? एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। ठीक है, इसी बेसिक के साथ ना हम स्टार्ट करते हैं कि ड्रग्स कौन कौन से पाथवे को अफेक्ट करेंगी इस पूरे उसमें रूट में। तो ये तो अपने पास नॉर्मल पाथवे था। अब इसमें सबसे पहले एक ड्रग आती है हिपेरिन। हिपेरिन क्या करती है? हमने ये सारी ड्रग्स डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ना सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं, जिससे कि ये पता चल जाएगा कौन कौन सी ड्रग इस पाथवे में कहाँ कहाँ पे एक्ट कर रही है। एंटीकोगुलेंट ड्रग्स स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, जो ओवर कोगुलेशन को प्रिवेंट करेगी। ओवर कोगुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम कौन कौन सी ड्रग्स यूज करेंगे? सबसे पहले आती है एक हिपेरिन ड्रग। हिपेरिन ड्रग क्या करती है? उससे पहले ना जनरल फिजियो का पार्ट है कि जो एंटी थ्रोम्बिन होता है ना, ये एक एंजाइम होता है जो हमारे एंडोथेलियल सेल्स सिक्रीट करते हैं ताकि ओवर कोगुलेशन ना हो। ये पार्ट क्या करता है? जो ये थ्रोम्बिन है, इसको इसको एक्टिवेट करके थ्रोम्बिन को रिमूव करवाता है। एंटी थ्रोम्बिन ना इस थ्रोम्बिन वाले पार्ट को रिमूव करवाते हैं ताकि कोगुलेशन ना हो। और हमने एक ड्रग बनाई हुई है हिपेरिन। हिपेरिन क्या करती है? इस एंटी थ्रोम्बिन की एक्टिविटी को इंक्रीज करती है। अगर एंटी थ्रोम्बिन की एक्टिविटी इंक्रीज हो गई तो थ्रोम्बिन ज्यादा रिमूव होगा, और थ्रोम्बिन ज्यादा रिमूव होगा तो फाइब्रिन नहीं बनेगा, और फाइब्रिन नहीं बनेगा तो एक तरीके से हमारे पास क्लोट्स नहीं बन रहे। तो हम इस ड्रग को यूज किस चीज में करते हैं? जब हमको कोगुलेशन प्रिवेंट करनी होती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंटी कोगुलेंट ड्रग है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। इसके बाद और कौन कौन सी ड्रग्स हैं? इसके बाद आती है अपने पास वारफेरिन। वारफेरिन क्या करती है? वारफेरिन से पहले ना एक विटामिन के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। विटामिन के क्या करता है? ये ना चार फैक्टर्स हैं, 7, 9, 10 और 2। 2, 7, 9 और 10, इन चारों फैक्टर्स को ना एक्टिवेट होने के लिए विटामिन के की रिक्वायरमेंट होती है। विटामिन के करता क्या है? विटामिन के ना को फैक्टर का काम करता है गामा कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में। ये बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट है कि हमने गामा कार्बोक्सिलेशन क्या होती है? ये जो फैक्टर्स है सारे के सारे प्रोटीन्स हैं, इन सभी फैक्टर्स के अंदर अमीनो एसिड्स होंगे। अमीनो एसिड्स में ना जो एक ग्लूटामिक एसिड वाला पार्ट होता है ना, ग्लूटामिक एसिड में पहले ही दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं। एक तो हर एक में होता ही है, हर अमीनो एसिड में मिनिमम एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना। बट जो दो अपने पास अमीनो एसिड हैं, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, उनमें एक एक एक्स्ट्रा होता है। विटामिन के क्या करता है? जो ग्लूटामिक एसिड होता है ना, उसमें एक COOH और ऐड कर देता है, तो जिसके कारण उसमें 3 COOH हो जाते हैं। उसका क्या फंक्शन होता है? उनमें से ना 2 COOH कैल्शियम को बाइंड करते हैं। अगर मैं बताऊं ना तो इस तरीके से होता है, जैसे ये ग्लूटामिक एसिड का मॉलिक्यूल है, इस पार्ट को ना हम ग्लूटामिक एसिड कहते हैं, इस अमीनो एसिड को। तो जो विटामिन के है ना, इस वाले पार्ट पर, इस CH2 पे एक COOH और लगा देता है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है। इस पार्ट को हम कहते हैं गामा कार्बोक्सिलेशन। गामा कार्बोक्सिलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वाला कार्बन मेन है, तो ये वाला फर्स्ट कार्बन होगा तो इसको अल्फा कहेंगे, इसको बीटा कहेंगे, इसको गामा कहेंगे। गामा पे ना एक COOH और ऐड कर देता है। इसकी हेल्प से क्या होगा? दो COOH एडजेसेंट हो गए, ये कैल्शियम को सिक्वेस्ट्रेट कर सकते हैं, मतलब कैल्शियम को बाइंड कर सकते हैं अपने साथ। इस तरीके से ये H रिमूव हो जाएगा और कैल्शियम को बाइंड कर लेंगे। तो जो गामा कार्बोक्सिलेटेड ग्लूटामिक एसिड होता है ना, ये ये किस चीज में हेल्प करता है? कैल्शियम को बाइंड करने में, ताकि जो ये फैक्टर्स हैं इफेक्टिवली काम करें। तो जो ये चार फैक्टर्स हैं, 7, 9, 10 और 2, 2 को प्रोथ्रोम्बिन भी कहते हैं, इन सब के लिए ना विटामिन के की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर विटामिन के नहीं होगा तो ये चार फैक्टर्स काम नहीं करेंगे। और वारफेरिन इसी तरीके से काम करता है। वारफेरिन क्या करता है? वारफेरिन विटामिन के को रिमूव कर देता है। कैसे रिमूव करते हैं हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। विटामिन के को रिमूव कर देता है तो ये चार फैक्टर्स एक्टिवेट नहीं होंगे, और ये चार फैक्टर्स एक्टिवेट नहीं होंगे तो कोगुलेशन नहीं होगी, और कोगुलेशन नहीं होगी, और यही काम है हमारा एंटी कोगुलेंट का।
ठीक है, तो अभी हमने दो एंटी कोगुलेंट ड्रग्स पढ़ी है, एक हिपेरिन वाली और एक वारफरिन वाली। हिपेरिन वारफरीन। वाली एंटी थ्रोम्बिन की एक्टिविटी को इंक्रीज करके थ्रोम्बिन हटा रही है, और वारफरिन हाँ, विटामिन के को हटाकर विटामिन के। इन सब पाथवे को रोक रही है। ठीक है, ठीक। इसके बाद और एंटी कोगुलेंट ड्रग्स कौन कौन सी हैं अपने पास? इसके बाद आता है ओरल डायरेक्ट फैक्टर 10A इनहिबिटर। ओरल फैक्टर 10A इनहिबिटर क्या करता है, जो ये डायरेक्ट थ्रोम्बिन है ना, सॉरी फैक्टर 10A है, इस वाले पाथवे को इनहिबिट करता है डायरेक्ट। मतलब अगर हम ये वाले ड्रग्स देंगे, इसमें ना 3 ड्रग्स पढ़ेंगे हम, रिवारोक्साबेन, एपिक्साबेन एंड इडोक्साबेन। तीनों में ना एक्स ए बैन आ रहा है। एक्स ए मतलब फैक्टर 10A, बैन मतलब इनहिबिट। ये इस तरीके से याद कर सकते हैं, 10A को बैन करते हैं ये तीनों फैक्टर्स, इस फैक्टर को ना इनहिबिट करते हैं, इस फैक्टर को इनहिबिट करते हैं तो आगे वाला प्रोसेस रुक जाएगा। तो ओरल 10 इनहिबिटर्स भी हमारा क्या काम करते हैं, एंटी कोगुलेंट वाला। इसके बाद और ड्रग्स आती हैं जिनको हम कहते हैं डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स। डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स ना दो टाइप के होते हैं, एक ओरल एक पारेंटेरल। ओरल जो हम डायरेक्ट ओरल रूट से लेंगे, पारेंटेरल आईवी रूट या फिर कोई और सबक्यूटेनियस रूट से लेते हैं। इसमें अपने पास 3 ड्रग्स आती हैं, हिरोडिन, लेपेरुडिन और ये बिवेलिरुडिन। और इसके बाद ओरल में अपने पास सिर्फ एक ही ड्रग है, डागी डाबिगेट्रन। डेबिगेट्रन और ये पारेंटेरल वाले जितने भी ड्रग्स हैं, ये सारे डायरेक्टली इस थ्रोम्बिन को इनएक्टिवेट कर देते हैं। अगर ये थ्रोम्बिन इनएक्टिवेट हो जाएगा तो अगेन एंटी कोगुलेशन वाला इफेक्ट होएगा। तो अपने को ना बेसिकली 4 ड्रग्स पढ़नी है एंटी कोगुलेंट सिस्टम में। हिपेरिन पढ़ेंगे, वारफेरिन पढ़ेंगे, वारफरीन, डायरेक्ट, ओरल। हाँ, हाँ। डायरेक्ट 10 इनहिबिटर्स पढ़ेंगे और डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो एंटी कोगुलेंट ड्रग्स स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिपेरिन के बारे में। हिपेरिन क्या है, ये ना एक बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट है। बेसिकली हमने डिस्कस करा था, म्यूकोपॉलीसेचराइड होता है। ठीक है, ये म्यूकोपॉलीसेचराइड होता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी हमने देखा था। ये क्या करता है, एंटी थ्रोम्बिन 3 की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। और एंटी थ्रोम्बिन 3 क्या कर रहा था, थ्रोम्बिन को एक्टिवेट, थ्रोम्बिन को रिमूव करवा रहा था। बेसिकली ना हाँ, ये इनएक्टिवेट। इन फैक्टर्स को रिमूव करवाता है, 2A, 9A और 10A। ठीक है, टेनिन। हाँ, इन 3 फैक्टर्स को रिमूव करवाता है। हिपेरिन इसमें क्या काम करता है, को फैक्टर का। को फैक्टर का मतलब एंटी थ्रोम्बिन की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, डायरेक्टली इन फैक्टर्स को नहीं कुछ छेड़ रहा, एंटी थ्रोम्बिन की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, जिसके कारण ये फैक्टर्स रिमूव हो जाएंगे और ये एक्ट करेगा एज एंटी कोगुलेंट ड्रग। अब जो ये हिपेरिन होता है ना हमारे पास, ये अलग अलग फॉर्म्स में ऑब्टेन कर रखा है हमने। एक तो होता है अनफ्रैक्शनेटेड हिपेरिन। अनफ्रैक्शनेटेड हिपेरिन का मतलब, जैसे ही ऑब्टेन ऑब्टेन करा था ना हमने, इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह कुछ नहीं करी, जैसे ऑब्टेन करा था ये वैसा ही है। ठीक है, इसमें ना दो डाइसेचराइड यूनिट्स, सल्फेटेड डाइसेचराइड यूनिट्स का ना एक पॉलीमर होता है, जिससे ये, मतलब पॉलीमर होता है कि उसके अंदर यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं। एक होता है डी ग्लूकोसामिन एल आइड्यूरोनिक एसिड, और एक डी ग्लूकोसामिन डी ग्लूक्यूरोनिक एसिड। इसमें दोनों में ना यूरोनिक एसिड आ रहा है, ये बात याद रखियो, इसमें भी और इस वाले में भी यूरोनिक एसिड। ये पूछते हैं कि इस वाले म्यूकोपॉलीसेचराइड में यूरोनिक एसिड है या नहीं है, तो जो हिपेरिन होता है उसमें यूरोनिक एसिड होता है। इसके बाद दूसरा है हाई मोलिकुलर वेट वाली फ्रैक्शन, और एक है लो मोलिकुलर वेट वाली फ्रैक्शन हिपेरिन की। तो 3 हिपेरिन हो गए एक तरीके से। अनफ्रैक्शनेटेड हिपेरिन, इसको यूएफएच भी कहते हैं, हाई मोलिकुलर वेट वाला हिपेरिन, और एक लो मोलिकुलर वेट वाला हिपेरिन। डिफरेंस क्या है, हाई मोलिकुलर वेट वाला तो इन तीनों को इनिबिट करेगा अनफ्रैक्शनेटेड की तरह। अनफ्रैक्शनेटेड तीनों को कर रहा था, हाई मोलिकुलर वेट वाला भी तीनों को करता है। बट लो मोलिकुलर वेट वाले की स्पेशलिटी होती है कि ये सिर्फ 10A को इनिबिट करता है। ये पॉइंट याद रखना है। इसके बाद अपने पास ना जो लो मोलिकुलर वेट वाला हिपेरिन है, इसमें 3 ड्रग्स आती हैं, इनोक्सापेरिन, डेल्टेपेरिन और टिंजापेरिन। ये तीनों ड्रग्स हम पढ़ेंगे अभी। अनफ्रैक्शनेटेड हिपेरिन को मैंने बताया था अभी, यूएफएच भी कहते हैं, और ये इन तीनों को इनिबिट करेगा। इसी तरीके से हाई मोलिकुलर वेट वाला भी इन तीनों को इनिबिट करेगा, बट लो मोलिकुलर वेट वाला सिर्फ 10A को इनिबिट करता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम ना, कुछ जैसे हर ड्रग्स की कुछ ना कुछ यूनिट्स होती है ना, इतने mg ड्रग देनी है। जो अपने पास ये कोगुलेशन को इफेक्ट करने वाली ड्रग्स होती है ना, इनकी अलग अलग यूनिट्स होती हैं।
तो एक होता है यूएसपी हिपेरिन। यूएसपी हिपेरिन क्या होता है? ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है जो डब्ल्यूएचओ ने स्टैंडर्डाइज कर रखी है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है यूएसपी हिपेरिन। ठीक है, इसके बाद हम एमजी में भी मेजर कर सकते हैं और एक एंटी फैक्टर 10 यूनिट के टर्म्स में भी मेजर कर सकते हैं। एंटी फैक्टर 10 यूनिट का मतलब है कि उस फैक्टर की, मतलब उस एंटी कोगुलेंट ड्रग की इतने फैक्टर 10 को इनिबिट करने की पावर है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो मिलीग्राम है ना, ये हम इन दो ड्रग्स के लिए यूज करते हैं, ये वाली यूनिट। और जो डेल्टीपेरिन है, टिंजापेरिन है, डेनापेरानोइड है, ये हम यूनिट एंटी फैक्टर 10 के लिए यूज करते हैं। इसके बाद मॉनिटरिंग करनी होती है अपने को कि जो हमने एंटीकोगुलेंट ड्रग दिया उसकी ओवरडोज ना हो जाए। अगर उसी की ओवरडोज हो जाएगी तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम, क्योंकि देख, अगर कोगुलेशन कोई चीज रोक रही है तो उसका साइड इफेक्ट ब्लीडिंग होएगा ना। इसी तरीके से तो उसकी ओवरडोज को प्रिवेंट करने के लिए ना मॉनिटरिंग करते हैं प्लाज्मा के अंदर कि जो उसकी कंसंट्रेशन है एंटीकोगुलेंट ड्रग की नॉर्मल रेंज में रहे, थेराप्यूटिक रेंज में, ओवरडोज ना हो जाए। तो उसके लिए मॉनिटरिंग करने के लिए ना एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एब्सोल्यूट प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एपीटीटी और पीटीटी। ये जो मॉनिटरिंग होती है ना, ये एंटीकोगुलेंट, सारी जितनी भी एंटीकोगुलेंट ड्रग्स हैं सबके लिए करी जाती है। इसमें एक एक्सेप्शन क्या है? सिर्फ लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन। लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन के लिए मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो इतना, मतलब उसमें ब्लीडिंग के चांसेस कम होते हैं। इसके हाँ। बाद अगर टॉक्सिसिटी हो जाए टॉक्स इन एंटीकोगुलेंट ड्रग्स की, तो क्या होगा? ब्लीडिंग, ये भी डिस्कस करा था। अब देख, हिपेरिन जो होता है ना, हमने सिंथेटिक प्रिपेयर भी कर रखा है और कुछ एनिमल ओरिजिन का भी है। अगर एनिमल ओरिजिन का है तो ह्यूमन बॉडी में एलर्जी कॉज कर सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी कॉज कर सकता है। तो एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी ना, इसका एक साइड इफेक्ट है। टॉक्सिसिटी अगर हो जाएगी हिपेरिन की, जिसके कारण अगर ब्लीडिंग होगी, उस केस में हम क्या देंगे? प्रोटामीन सल्फेट। प्रोटामीन सल्फेट एक एंटीडोट है जो कि बेसिक और पॉजिटिवली चार्ज होता है। बेसिक और पॉजिटिवली चार्ज का क्या मतलब? क्योंकि हिपेरिन नेगेटिवली चार्ज होता है, उसकी प्रॉपर्टी है चार्ज मॉलिक्यूल है और नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके कारण जो प्रोटामीन सल्फेट है ना, उसके साथ पॉजिटिवली चार्ज है तो उसको बाइंड करके रखेगा। एक तरीके से आप कह सकते हो कि हिपेरिन को रिमूव कर देगा। हिपेरिन को रिमूव कर देगा तो उसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी। तो नेगेटिवली चार्ज हिपेरिन को बाइंड करता है। और ये पार्ट इंपॉर्टेंट है इसका कि 100 यूनिट्स ऑफ हिपेरिन, ये यूनिट वो इंटरनेशनल वाली है जो हमने डिस्कस की, यूएसपी हिपेरिन वाली। ठीक है, उसके लिए 1 मिलीग्राम ऑफ प्रोटामिन की रिक्वायरमेंट होती है, आईवी। ठीक है, इसके बाद हमने जो 3 ड्रग्स पढ़ी है ना, इनोक्सापेरिन, डेल्टेपेरिन, टिंजापेरिन, इसमें एक ड्रग और होती है फोंडापेरिनक्स। फोंडापेरिनक्स ना सिंथेटिक है। ये तीनों हमारे पास नेचुरल ड्रग्स हैं, मतलब नेचुरल हिपेरिन कह सकते हो। जो प्रोटामिन सल्फेट होता है एंटीडोट, ये फोंडापेरिनॉक्स के लिए यूजफुल नहीं होता। अगर फोंडापेरिनॉक्स की अगर टॉक्सिसिटी हो जाए, उस केस में हम प्रोटामिन सल्फेट यूज नहीं कर सकते। इन तीनों ड्रग्स में हम प्रोटामिन सल्फेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हाँ। अगर एलर्जी वाला पॉइंट हमने डिस्कस करा, इसके बाद होती है प्लेटलेट एग्रीगेशन। प्लेटलेट एग्रीगेशन या थ्रोम्बो एम्बोलिज्म फॉर्मेशन, ये पार्ट अभी हम डिस्कस करते हैं डिटेल में, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इससे पहले ना एक प्रोटामिन सल्फेट का एक पॉइंट रह गया। अगर प्रोटामिन सल्फेट को हम हिपेरिन की एब्सेंस में देंगे ना, तो ये खुद एंटीकोगुलेंट का काम करता है। हिपेरिन एंटीकोगुलेंट ड्रग है और प्रोटामिन क्या कर रही थी? हिपेरिन को इनहिबिट कर रही थी। यानी कि कोगुलेंट ड्रग होनी चाहिए, बट ये कोगुलेंट नहीं होती है, खुद एंटीकोगुलेंट होती है। तो हम ना जब भी देते हैं प्रोटामिन सल्फेट, ये भी ध्यान रखना होता है कि इसकी ओवरडोज ना हो जाए। क्योंकि अगर हमने क्या दिया, सबसे पहले पेशेंट को ना कोई कोगुलेशन डिसऑर्डर है, तो हमने उसको हिपेरिन दे दिया ताकि उसको एंटी कोगुलेशन वाला पार्ट हो जाए। बट हिपेरिन की ओवरडोज हो गई, तो हमने प्रोटामिन सल्फेट दे दिया ताकि हिपेरिन कम हो जाए। अब प्रोटामिन की ओवरडोज हो गई ना, तो प्रोटामिन खुद एंटी कोगुलेंट का काम करता है। तो हमको बहुत ध्यान से इसकी डोज देनी होती है। अगर इसकी ओवरडोज हो जाए तो खुद एंटी कोगुलेंट वाला काम करेगा, यानी खुद हिपेरिन वाला काम करने लगेगा प्रोटामिन सल्फेट की टॉक्सिसिटी में। इसके बाद एक पॉइंट होता है एच आई टी। एच आई टी क्या होता है? हिपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइट होते हैं। अब इसमें क्या होता है? हिपेरिन कौन सी ड्रग है? एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट का क्या मतलब? ये कोगुलेशन को प्रिवेंट करेगी।
या आप कह सकते हो कि जो प्लेटलेट्स है उसको कम कर रही है एक तरीके से। तो हिपेरिन ना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करती कैसे है, ये प्लेटलेट्स को ना एग्रीगेट करवा देती है। एग्रीगेट करवाने का मतलब एक दूसरे से चिपक जाते हैं प्लेटलेट्स, जिसके कारण थ्रोम्बो एम्बोलाई बन जाता है। देखने से तो हमको लग रहा है कि भाई एंटीकोगुलेंट का काम कर रहा है हिपेरिन, बट ओवरडोज में ना प्लेटलेट्स इतने ज्यादा एग्रीगेट कर जाते हैं कि वो खुद थ्रोम्बस बनाने लगते हैं। प्लेटलेट के एग्रीगेशन से ही बनता है ना थ्रोम्बस। तो ये टॉक्सिसिटी के कारण क्या करती है हिपेरिन, हमको तो लगेगा कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, कि प्लेटलेट्स कम हो गए, बट एक्चुअली प्लेटलेट्स कम नहीं हुए हैं। प्लेटलेट्स ना एक दूसरे से चिपक के एग्रीगेट बना लिया उन्होंने, और वो खुद थ्रोम्बस बन गया। तो टॉक्सिसिटी में हिपेरिन की, हिपेरिन को हमने दिया किस लिए था, ताकि थ्रोम्बस ना बने। और इसकी टॉक्सिसिटी में हिपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ना एक हाइपर कोगुलेबल स्टेट है। हाइपर कोगुलेबल स्टेट का मतलब इसमें कोगुलेशन और इंक्रीज हो रही है। हमने तो हिपेरिन कोगुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए दिया था ना, अब इसमें हाइपर कोगुलेशन हो कैसे रही है, ये प्लेटलेट्स का एग्रीगेट करवा के हमको लगेगा कि प्लेटलेट्स कम हो गए, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, बट वो हो क्या रहा है एक्चुअली, प्लेटलेट्स एग्रीगेट होकर खुद थ्रोम्बस बना रहे हैं। तो ये भी इसका एक टॉक्सिसिटी या फिर साइड इफेक्ट वाला पॉइंट है। तो बेसिकली ना अपने कोई 4 साइड इफेक्ट्स याद रखने हैं। ओवरडोज में हिपेरिन ब्लीडिंग कर सकता है, ये तो नॉर्मल उसका एक्शन है, उसका काम ही कोगुलेशन को प्रिवेंट करवाना है, तो ओवरडोज में ब्लीडिंग करेगा। तो इसकी केस में हम प्रोटामिन सल्फेट देते हैं। लॉन्ग टर्म यूज करने से ना ये ऑस्टियोपोरोसिस करवा सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, बोन में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, वो वाला पार्ट। ठीक है। एलर्जी क्यों कॉज करवा सकता है, अगर एनिमल ओरिजिन का है, या अगर कोई पर्सन ड्रग इंड्यूस्ड हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है उस केस में, या हिपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट्स वाले, वो है ब्लीडिंग और हिपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट्स नहीं भूलने। अगर आप ये दो भूल भी जाते हो ना तो चलेगा, बट HIT और ब्लीडिंग वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद टॉक्सिसिटी के बाद ना कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस डिस्कस करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है कि किन किन पेशेंट्स में हम ये वाली ड्रग्स यूज़ नहीं करेंगे। सबसे पहले अगर कोई बंदा हाइपर सेंसिटिव है उसमें यूज़ नहीं करेंगे। अगर हाइपर सेंसिटिविटी के बाद किसी को HIT है, ये हमने जस्ट अभी अभी डिस्कस करा, तो किसी पर्सन को अगर पहले से ही HIT है ना, तो हम उस केस में हिपेरिन कॉन्ट्रा इंडिकेट कर देते हैं। हीमोफीलिया एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, और अपने को पता है कि हिपेरिन ब्लीडिंग करवाती है, तो उसमें भी हम हिपेरिन नहीं देंगे। परप्यूरा भी एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। परप्यूरा में क्या होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं बॉडी में। प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं ना, तो ये हमने डर्मेट की पोस्टिंग में पढ़ा था परप्यूरा, कि रेड रेड कलर के ना स्पॉट्स हो जाते हैं बॉडी पे। वो रेड कलर के स्पॉट्स क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इंटरनल वेसल्स जो होती हैं, छोटे वाले जो माइन्यूट वेसल्स होते हैं, कैपिलरीज होती हैं, उनके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। वो किस वजह से होती है, प्लेटलेट की डेफिशिएंसी से। तो ये भी एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है परप्यूरा। तो ब्लीडिंग, जितने भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होंगे, क्योंकि हिपेरिन खुद ब्लीडिंग करवा सकता है, तो सारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। तो जितने भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स आपको पता है, आप वो सारे लिख सकते हो कॉन्ट्राइंडिकेशंस में। सीवियर हाइपरटेंशन में हम हिपेरिन को कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। और एक इंट्राक्रेनियल हेमरेज, इंट्राक्रेनियल हेमरेज वही ब्लीडिंग वाला सीन है, अगर पहले से ही ब्लीडिंग है तो हम कॉन्ट्राइंडिकेट कर देंगे हिपेरिन को। इसके बाद क्या होता है, जो भी पर्सन रिसेंटली कोई सर्जरी से गुजरा है, जैसे ब्रेन की सर्जरी है, स्पाइनल कोड या आई की सर्जरी है, लंबर पंचर, तो उस केस में उस बंदे को हील करने के लिए प्लेटलेट्स की जरूरत होती है। या फिर हमको उस केस में एक तरीके से ब्लीडिंग प्रोन स्टेट होती है, तो हम हिपेरिन को ना कॉन्ट्रा इंडिकेट कर देते हैं, या हिपेरिन प्रोवाइड नहीं करते। अगर हमने इस केस में हिपेरिन प्रोवाइड करा तो ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस केस में भी जो पर्सन ब्रेन सर्जरी या स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी से जस्ट गया है, तो उस केसेस में भी हम हिपेरिन को कॉन्ट्रा इंडिकेट कर देते हैं। इसके बाद इसकी डोसेज होती है कि हम कितनी डोज देते हैं। तो ये होती है अबाउट 0.2 से 0.4 यूनिट्स पर ml। ये ना कैडजंग वाली वैल्यूज हैं, तुम देख लेना अपने अकॉर्डिंग अगर KDT वाली देखनी है तो, बट ये कैडजंग वाली वैल्यूज हैं। 0.2 से 0.4 यूनिट्स देते हैं। हमने अलग अलग यूनिट्स डिस्कस करी थी ना, जैसे anti-10A यूनिट्स, और एक होती है प्रोटामिन टाइट्रेशन, भी एक मेथड होता है जो इसकी यूनिट्स को डिफाइन करता है। तो अगर हम प्रोटामिन टाइट्रेशन से दे रहे हैं तो वो होता है 0.2 से 0.4 यूनिट्स पर ml, और एंटी 10 यूनिट्स के फॉर्म में दे रहे हैं तो ये होता है 0.3 से 0.7 यूनिट्स पर ml। अब इनका काम क्या होता है इस थेराप्यूटिक रेंज में ना, ये हमने देखा था ना मॉनिटरिंग वाला पार्ट, तो उसमें जो PTT होता है, PTT को कितने टाइम इंक्रीज कर देता है, अगर ये कंसेंट्रेशन देंगे हम, तो 1.5 से लेके 2.5 तक। ठीक है।
इसके बाद एक हमने ये ड्रग्स के बारे में पढ़ा था कि इसको हम ओरल नहीं देते, इन सभी ड्रग्स को, जितने भी ये हिपेरिन वाले ड्रग्स हैं ओरल क्यों नहीं देते, क्योंकि ये सारे एक तरीके से ना प्रोटीन्स हैं, डाइसेचराइड्स हैं, प्रोटीन्स वगैरह वाला पार्ट है। तो हम इसको ना मेनली पारेंटेरल रूट से देते हैं। पारेंटेरल रूट में भी ना ये इंट्रामस्कुलरली कभी भी नहीं दिया जाता। इंट्रामस्कुलरली क्यों नहीं दिया जाता, क्योंकि इंजेक्शन साइट पे हीमाटोमा फॉर्मेशन का चांस रहता है। हीमाटोमा क्या होता है, एक टाइप का बोलस फॉर्मेशन होती है, मतलब एक हार्मफुल कंडीशन ही है हीमाटोमा फॉर्मेशन भी। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ना हम इंट्रामस्कुलरली कभी भी नहीं देते हिपेरिन को। तो हिपेरिन में ना बेसिकली यही सब है। इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या आता है, लाइपेमिया क्लियरिंग। हिपेरिन ना, लाइपेमिया क्या होता है, जो भी ब्लड के अंदर लिपिड्स होते हैं ना उनको क्लियर करने में हेल्प करता है। क्लियर करने में कैसे हेल्प करता है, ये हार्पर की लाइन है कि जो लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम होता है ना, ये पार्ट तो तेरे को पता ही है कि ब्लड कैपिलरीज की वॉल्स पे लोकेटेड होता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा हाँ था। ठीक है, उसमें क्या होता है, कुछ ना नेगेटिवली चार्ज प्रोटियोग्लाइकन चेन्स होती है जो हिपेरिन सल्फेट को बाइंड करके रखते हैं। तो जो ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटियोग्लाइकन चेन्स होते हैं ना, जो हिपेरिन सल्फेट के थ्रू लाइपोप्रोटीन लाइपेज को बाइंड करके रखते हैं, जब भी हम हिपेरिन देंगे ना तो लाइपोप्रोटीन लाइपेज वहां से रिलीज हो जाएगा। वहां से रिलीज हो जाएगा तो प्लाज्मा में आ जाएगा। और लाइपोप्रोटीन लाइपेज का क्या काम है, लिपिड्स को खत्म करना। तो लिपिड्स की क्लियरिंग या लाइपेमिया क्लियरिंग हिपेरिन कोज करवाता है। ठीक है, इसके बाद हिपेरिन अपन ने पहले ही पढ़ा था नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के लिए हाईली लिपिड मॉलिक्यूल होना चाहिए। और प्लेसेंटा को भी क्रॉस नहीं कर सकता। प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता तो ये एंटी कोगुलेंट ऑफ चॉइस होता है इन प्रेगनेंसी, या फिर आप कह सकते हो प्रेगनेंसी में जो एंटी कोगुलेंट ड्रग ड्रग ऑफ चॉइस है उसको हम हिपेरिन कहते हैं। हिपेरिन ड्रग ऑफ चॉइस है इन द एंटीकोगुलेंट कैटेगरी इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के केस में अगर हमको एंटीकोगुलेंट ड्रग देनी है, थ्रोम्बो एम्बुलाई वगैरह प्रिवेंट करने हैं, तो हिपेरिन अपने पास ड्रग ऑफ चॉइस होती है। इसके बाद डिस्कस करते हैं वारफेरिन। वारफेरिन हमने पढ़ा था ना, विटामिन के को इनहिबिट कर रहा था, तो इस ड्रग को हम विटामिन के हाँ एंटागोनिस्ट भी कहते हैं। अब इसमें ना 4-5 ड्रग्स हैं, उनका ना नाम याद करने की जरूरत नहीं है, मेन ना वारफेरिन वर्ड ही होता है। और एक जिन भी ड्रग्स में क्यूमारोल या क्यूमरीन आएगा ना, वो सारी की सारी ड्रग्स इसी कैटेगरी की होंगी, वारफेरिन विटामिन के एंटागोनिस्ट। ठीक है, वारफेरिन ना एक सिंथेटिक ड्रग है जो कि हमने डाइक्यूमरोल से बनाई है। डाइक्यूमरोल इनिशियली, जब इनिशियल स्टेजेस में 1900s में जब बनी थी, तब ये रोडेंटिसाइड की तरह यूज करते थे इस ड्रग को। करंटली वारफेरिन अप्रूव्ड है एज विटामिन के एंटागनिस्ट। विटामिन के एंटागनिस्ट है तो एंटीकोगुलेंट ड्रग है। इसकी कुछ फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है जब हम इसको आई सबक्यूटेनियस, इसका ना एक पर्टिकुलर रूट होता है, उस रूट से ओरल नहीं देते इसको वारफेरिन को। अगर हम उस रूट से देते हैं तो ये 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है इसकी। 99% ये प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग शो करती है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का मतलब जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है ना, एल्ब्यूमिन वगैरह, उनके साथ बाइंड करके रखेगी। बांड उन हाँ उनके साथ बाइंड करके रखेगी तो प्लाज्मा में ही रहेगी। तो ये फार्माकोकाइनेटिक्स या हाँ जनरल फार्मा वाला कंसेप्ट है, जो भी ड्रग प्लाज्मा के अंदर ही रहती है ना, उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जो भी ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करके रखेगी तो जल्दी से रीनल एक्सक्रीट नहीं, यूरिन में एक्सक्रीट नहीं होगी, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जो भी चीज बाइंड होती है वो यूरिनरी एक्सक्रीशन शो नहीं करती। जो भी फ्री होती है ना ड्रग प्लाज्मा में, वही सिर्फ यूरिनरी हाँ एक्सक्रीशन शो हाँ करती है। तो यूरिनरी एक्सक्रीशन कम हो गई, यूरिनरी एक्सक्रीशन कम हो गई तो इसका टी हाफ इंक्रीज हो जाता है। टी हाफ मतलब जिस टाइम पे ड्रग की कंसेंट्रेशन हाफ रह जाएगी। तो आप इसमें ना इसकी जान दो फॉर्म्स होती हैं, दो आइसोफॉर्म्स होती हैं इसकी, एस वाली और आर वाली। एस वाली फॉर्म ज़्यादा पोटेंट होती है और 4 टाइम्स ज़्यादा पोटेंट होती है आर वारफेरिन से। ठीक है, वारफेरिन का मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, हमने देखा था ना विटामिन के को इनहिबिट कर रही थी। एक्चुअली क्या करता है, विटामिन के की ना दो फॉर्म्स होती है, एक ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है, एक रिड्यूस्ड फॉर्म होती है। इनको कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है VKOR, विटामिन के इपोक्साइड रिडक्टेज। इपोक्साइड में यहाँ ई नहीं आता, ऑक्साइड का ओ आता है, विटामिन के इपोक्साइड रिडक्टेज।
तो इस एंजाइम को ना इनहिबिट कर देता है वारफरिन। अगर इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा वारफरिन तो रिड्यूस्ड फॉर्म नहीं बनेगी। और जो रिड्यूस्ड फॉर्म होती है ना विटामिन के की, यही एक्टिव फॉर्म होती है जो कि गामा कार्बोक्सिलेशन में हेल्प करती है। अब गामा कार्बोक्सिलेशन नहीं होगी तो अपने वही ये चारों फैक्टर्स इनहिबिट हो जाएंगे। ये चार फैक्टर्स प्रो कोगुलेंट होते हैं, कोगुलेशन में हेल्प करते हैं। तो ये अगर एक्टिवेट नहीं होंगे तो ये ड्रग काम करेगी एज एंटी कोगुलेंट। इसके बाद जो वारफरिन होता है इन दो प्रोटीन्स को भी इनहिबिट करता है, प्रोटीन सी और प्रोटीन एस। अब प्रोटीन सी और प्रोटीन एस क्या कर रहे थे, देखिए जो थ्रोम्बिन है ना, एक और एंजाइम होता है हमारी बॉडी में थ्रोम्बोमोड्यूलिन। थ्रोम्बोमोड्यूलिन भी एंडोथीलियम ही सिक्रीट करती है ब्लड वेसल की। थ्रोम्बोमोड्यूलिन क्या करता है, थ्रोम्बिन के साथ बाइंड करता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, थ्रोम्बिन थ्रोम्बोमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स। अब जो थ्रोम्बिन थ्रोम्बोमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स है ये एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन सी। प्रोटीन सी प्रोटीन एस को भी एक्टिवेट करता है। और जो प्रोटीन सी और प्रोटीन एस है ना, ये टीपीए को एक्टिवेट करते हैं। टीपीए क्या चीज थी, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। अब टीपीए क्या कर रहा था, फाइब्रिन को अल्टीमेटली डिग्रेड करवा रहा था। डिग्रेड करवाने का मतलब क्या हुआ, प्रोटीन सी और प्रोटीन एस क्या कर रहे हैं, कोगुलेशन को प्रिवेंट कर रहे हाइब्रिड हैं। करेगा। हाँ ठीक, हाँ हाँ। परफेक्ट। इसके बाद अब इन दोनों को प्रिवेंट करें तो हम इन दोनों को क्या कह सकते हैं, एंटी कोगुलेंट। और ये सारे अपने को पता थे प्रो कोगुलेंट है। तो जो वारफरिन है ना इनको भी इनएक्टिवेट करती है और इन दोनों को भी इनएक्टिवेट करती है। हमको एक्शन कौन से वाला चाहिए, ये वाला, हमको प्रो कोगुलेंट्स इनएक्टिवेट करवा रहे हैं। तो हमारे ब्लड में होता क्या है, जो इन चारों की जो हाफ लाइफ होती है ना वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्रोटीन सी और प्रोटीन एस। इन चारों में भी ना जो प्रोटीन जो सेकंड वाला होता है ना पार्ट, जो ये कोगुलेंट फैक्टर 2 होता है, इसकी जो हाफ लाइफ होती है 6 आवर्स होती है। और इन तीनों की इंक्रीज होती रहती है, इसकी 24 से 48, इसकी 72 आवर्स। ये इन तीनों की इंक्रीज होती रहती है, मतलब सबसे कम सेकंड की होती है, इसकी उससे ज्यादा, नाइन्थ की और भी ज्यादा होती है और टेंथ की सबसे ज्यादा हाफ लाइफ होती है। और जो प्रोटीन सी और प्रोटीन एस होते हैं इनकी भी 6 आवर्स के आसपास होती है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं इन सब की ज्यादा हाफ लाइफ है और इनकी शॉर्टर हाफ लाइफ है। तो वारफरिन ने जब इनको इनहिबिट कर दिया ना तो ये जल्दी डिग्रेड हो जाएंगे और ये स्लोली डिग्रेड होंगे क्योंकि इनकी ज्यादा हाफ लाइफ है। अब इनकी ज्यादा हाफ लाइफ है, स्लोली डिग्रेड हो रहे हैं, तो वारफरिन इनिशियली क्या करता है, इनको इंक्रीज कर देता है, इस वाले पार्ट को। इस वाले पार्ट को जल्दी इनएक्टिवेट कर दिया, इस वाले पार्ट को धीरे एक्टिवेट कर इनएक्टिवेट कर रहा है। तो ये वाला पार्ट ट्रांजिएंट टाइम के लिए ना इंक्रीज हो जाता है। तो वारफरिन हमने दी थी एंटी कोगुलेंट एक्शन के लिए, बट इनिशियली क्या करती है, हाइपर कोगुलेशन। ये पार्ट समझ आया। हेलो। हाँ बोझ। ठीक है, तो वारफरिन का एक और काम होता है, वारफरिन का ना एक्शन जो होता है वो 8 to 12 आवर्स डिलेड होता है। डिलेड मतलब इसका इमीडिएट एक्शन नहीं होता। एक तो इस कारण से कि डिलेड एक्शन होता है, दूसरा ट्रांजिएंट अर्ली हाइपर कोगुलेशन स्टेट। ट्रांजिएंट अर्ली हाइपर कोगुलेशन स्टेट का मतलब हमने ये दी एंटी कोगुलेशन के लिए थी, बट ये हाइपर कोगुलेशन करवा रही है स्टार्टिंग के टाइम पे, मतलब इनिशियली थोड़े से टाइम के लिए, क्योंकि इसने प्रोटीन सी और प्रोटीन एस को जल्दी इनहिबिट कर दिया और इनको लेट इनहिबिट कर रही है। इस लेट एक्शन की वजह से ना हम कभी भी एक्यूट केसेस में वारफरिन को यूज नहीं करते। एक्यूट का मतलब इमरजेंसी वाले जो केसेस होते हैं, इमरजेंसी वाले केसेस में हम वही हाँ ड्रग्स यूज करेंगे जो जल्दी काम करेगी। तो उन केसेस में हिपेरिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ एक्यूट कोगुलेंट स्टेट्स। जबकि वारफरिन को हम प्रोलॉन्ग्ड स्टेट्स के लिए अगर हमको एंटी कोगुलेंट इफेक्ट चाहिए तो हम उस केस में वारफरिन को यूज करते हैं। इसके बाद टॉक्सिसिटी, जितने भी जो एंटी कोगुलेंट्स होती हैं, हर एक की टॉक्सिसिटी करेगी ब्लीडिंग ही, क्योंकि उनका काम एंटी ब्लीडिंग है। कोगुलेशन हाँ वाला है। तो इस केस में हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, अगर ब्लीडिंग हो जाए तो हम वारफरिन को स्टॉप करेंगे और वारफरिन जिस चीज को इनहिबिट कर विटामिन रहा था के। विटामिन के को, वो हम एज एंटीडोट दे देंगे। इसके बाद हाँ हमने देखा था हिपेरिन जो ड्रग थी चार्ज होने के कारण प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करती, तो हम उसको सेफली दे सकते हैं प्रेगनेंसी में। जबकि वारफरिन हाँ। प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। इस केस में हम जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के केस में वारफरिन को इंट्रिकेट नहीं देंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेट कर देते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेट कर देंगे हाँ। ठीक है। इसके बाद जो जो हमने कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पढ़ी थी ना हिपेरिन की, वो सारी की सारी कॉन्ट्रा हाँ इंडिकेशंस वारफरिन के लिए भी एप्लीकेबल है। बस एक एक्स्ट्रा कौन सी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है इसकी, प्रेगनेंसी वाली। हाँ इसमें देश का।
हाँ इसमें नहीं देंगे, हाँ उसमें देंगे। हाँ, प्रेगनेंसी में भी नहीं हाँ देनी। हाँ हिपेरिन दे सकते हैं बट हम प्रेगनेंसी में, हाँ हाँ क्योंकि हाँ हाँ हिपेरिन हाँ क्रॉस नहीं करता प्लेसेंटा को। इसके बाद आता है अपने पास डोसेज। हमने हिपेरिन के केस में पढ़ा था 0.2 से 0.4। इसमें क्या होता है 5 से 10 मिलीग्राम। और अगेन हम इसकी मॉनिटरिंग किससे करते हैं, पीटीटी से। तो जो 5 से 10 मिलीग्राम है ना, ये पीटीटी को इतना इंक्रीज कर देता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम को, कि जो प्रोथ्रोम्बिन की एक्टिविटी है ये डिक्रीज हो जाती है 225%। 225% का मतलब है अगर 100 है तो 25 रह जाएगी। इसके बाद ना इंटरेक्शंस, ड्रग इंटरेक्शंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, ड्रग इंटरेक्शंस की। वारफेरिन को किस किस ड्रग के साथ ये इंटरेक्ट करती है। अगर ये ड्रग इंटरेक्शंस शो करती है ना कोई ड्रग, तो हम बड़ी केयरफुली हाँ हमको वो ड्रग एडमिनिस्टर करनी होती है। जैसे कि जो वारफेरिन है, ये एक एंजाइम होता है लिवर का, 2YP, सॉरी CYP2C9। जो CYP। हाँ, CYP2C9 एंजाइम है ना, ये वारफेरिन को मेटाबोलाइज करता है। वारफेरिन को मेटाबोलाइज करने का मतलब डिग्रेड करता है। तो अगर कोई ड्रग हाँ, इस एंजाइम को स्टिमुलेट करेगी, तो वो क्या करेगा, वारफेरिन के इफेक्ट को मेटाबोलाइज कर देगा, कम कर बिल्कुल देगा। कम कर देगा। तो बारबिट्यूरेट्स क्या करते हैं, हाँ वारफेरिन के इफेक्ट को कम करते हैं। इसके बाद कुछ ड्रग्स आती हैं जैसे कि क्लोरमफेनिकोल, इरिथ्रोमाइसिन, सेलेकॉक्सिब, सिमेटिडिन। ये सारी जो ड्रग्स होती है ना, ये इस एंजाइम को इनहिबिट करती हैं, तो वारफेरिन के इफेक्ट को इंक्रीज कर देंगी। ये सारा ना जनरल फार्मा वाला पार्ट है, जनरल फार्मा में शायद पढ़ा होगा। तो बारबिट्यूरेट्स क्या करते हैं, वारफेरिन को इफेक्ट को डिक्रीज करते हैं, और ये सारी ड्रग्स वारफेरिन के इफेक्ट को इंक्रीज करती हैं। इसके बाद आती है एस्पिरिन। एस्पिरिन एक एंटीप्लेटलेट ड्रग है, यानी कि ये भी एक तरीके से एंटी कोगुलेशन वाला काम कर रही है। तो एक तरीके से वारफेरिन वाला ही काम कर रही है ये भी। तो वारफेरिन का इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है। हिपेटिक डिजीजेस में क्या होगा, कोगुलेंट प्रोटीन्स कम बनेंगे। कोगुलेंट प्रोटीन्स कम बनेंगे तो ये भी वारफेरिन का इफेक्ट को इंक्रीज करेगा। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा, कोगुलेंट प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन फास्ट होएगी, तो भी वारफेरिन वाला इफेक्ट इंक्रीज होएगा। वारफेरिन का क्या काम है, एंटी कोगुलेंट। हिपेटिक डिजीज में भी एंटी कोगुलेंट वाला काम हो रहा है, और हाइपरथायरॉयडिज्म में भी एंटी कोगुलेंट वाला काम हो रहा है। एस्पिरिन भी एक तरीके से एंटी कोगुलेंट वाला ही काम कर रही है, एंटी प्लेटलेट, मतलब बेसिकली एंटी प्लेटलेट काम होता है इसका। इसके बाद ना एक ड्रग्स होती है थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स। थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है। बैक्टीरिया जो इंटेस्टाइन में हमारे बैक्टीरिया होते हैं जो विटामिन के बनाते हैं, उनको खत्म कर देगी। वो बैक्टीरिया मर जाएंगे तो विटामिन के कम बनेगा, और विटामिन के कम बनेगा, एक तरीके से वारफेरिन का इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वारफेरिन भी क्या करता है, विटामिन के को कम नहीं, करता है। बीट विटामिन के। हाँ इसके बाद ड्रग्स होती हैं सल्फोनामाइड्स, इंडोमिथासिन, फेनिटोइन, प्रोबेनासिड। अभी अभी हमने एक पॉइंट डिस्कस करा था कि जो वारफेरिन होती है ये 99% प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होती है। अब कोई ड्रग अगर हाँ इसकी प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंडिंग कम कर दे, तो इसका मतलब वारफेरिन प्लाज्मा के अंदर फ्री फॉर्म में इंक्रीज हो जाएगी। अगर फ्री फॉर्म में हाँ, अगर और इंक्रीज हो सीक्रेट हो जाएगी, जाएगी। तो उसका वारफेरिन का इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारी ड्रग्स क्या हाँ करती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन से वारफेरिन को डिस्प्लेस कर देती है, जिसके कारण वारफेरिन फ्री फॉर्म में प्लाज्मा में इंक्रीज हो जाता है, तो वारफेरिन का इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है। जो भी ड्रग फ्री फॉर्म में होती है ना, सिर्फ वही इफेक्ट शो करती है। वारफेरिन 99% इसके साथ बाइंड रहती है प्लाज प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। जब भी जो फ्री वाला हाँ पोर्शन होता है ना उसका, क्या नाम है, वारफेरिन का, अगर वो कम हो जाता है, तो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंडिंग कम हो जाती है। एक इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो क्या होता है, ये एक फ्री वारफेरिन है इस पूल में, और इस पूल में अपने पास प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड बाउंड वाला बाइंड वारफेरिन है। तो जब भी ये कम हाँ होता है ना, तो ये इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट हो जाता है। तो ड्रग्स क्या करती हैं, वो वाली वारफेरिन वाली ड्रग, दूसरी प्रोबेन एसिड या सल्फोनामाइड्स, इसी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कम करके इस वाले कम पार्ट कर को देगी, इंक्रीज फ्री कर फॉर्म में देती कम। है। हाँ ठीक है। तो ये था थोड़ा सा वारफेरिन के बारे में। वारफेरिन में ना एक और चीज होती है, रेजिस्टेंस। जो पेशेंट्स होते हैं ना, वो जल्दी रेजिस्टेंस शो करते हैं वारफेरिन के लिए। मतलब वारफेरिन को आपने एक बार दे दिया पेशेंट में, उसमें काम कर रही है, दूसरी बार भी काम कर रही है, बट रिपीटेडली अगर आप एंटीकोगुलेंट की तरह यूज कर रहे हो ना वारफेरिन को, तो पर्सन ना रेजिस्टेंस हम्म, शो करने लगता है कि अब उसके ऊपर वारफेरिन काम नहीं करेगी। तो ऐसे केसेस में हम लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन यूज करते हैं। इसके बाद होता है अगर वारफेरिन की टॉक्सिसिटी हो जाए तो क्या होगा, वारफेरिन विटामिन के को इनहिबिट करी थी तो विटामिन के दे देंगे। और जो जो फैक्टर्स विटामिन के पे डिपेंड करते हैं, 2, 7, 9 और 10, इन सब का ना एक फॉर्मुलेशन आती है बनी हुई, जो हम प्लाज्मा के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं 4 फैक्टर कंसंट्रेट।
या फिर एक होता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के अंदर ना ये सारे के सारे एंटी कोगुलेंट फैक्टर्स होते हैं, सॉरी कोगुलेंट फैक्टर्स होते हैं, तो ये भी हम देते हैं। और एक ड्रग होती है केसेंट्रा, केसेंट्रा ड्रग हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, तो वो भी हम देते हैं वारफरिन की टॉक्सिसिटी में। ये भी बेसिकली इसमें भी ये चारों फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमने ना अभी दो ड्रग्स डिस्कस करी हैं, वारफरिन और हिपेरिन। अब हम थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं, जो कि है डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स। अब डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स में ना दो टाइप की ड्रग्स होती हैं, एक होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स और एक होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स। लार्ज स्मॉल मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स ये ना बस क्लासिफिकेशन है कि कौन से स्मॉल मॉलिक्यूल्स है कौन से लार्ज मॉलिक्यूल्स है। हाँ इनका ना बेसिकली काम क्या होता है, जो स्मॉल वाले होते हैं ना, वो जो थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन की किसी एक पर्टिकुलर एक्टिव साइट पे बाइंड करेंगे स्मॉल वाले, क्योंकि छोटे से हैं। लार्ज वाले क्या करते हैं, पूरे थ्रोम्बिन के ऊपर बाइंड करते हैं। लेट कर ले अगर ये थ्रोम्बिन प्रोटीन है, तो इसकी ना लेट कर ले ये एक्टिव साइट है, तो यहाँ पे जो स्मॉल वाले सिर्फ इस चीज को ब्लॉक करेंगे और लार्ज वाले इस पूरे के साथ बाइंड कर जाते हैं। बस इतना डिफरेंस है, बाकी स्मॉल और लार्ज में ना कुछ डिफरेंस है नहीं ज्यादा। तो डायरेक्ट ठीक है। थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स को ना दो टाइप के होते हैं, पारेंटेरल जो हम आईवी रूट से दे सकते हैं या ओरल रूट से। ओरल में ना अपने पास सिर्फ एक ही ड्रग है, डेगिबेट्रिन डेबिगेट्रिन। जो डेबिगेट्रिन है ये प्रो ड्रग है। ठीक है। जो भी ओरल ड्रग्स होती है ना 99% केसेस में ओरल ड्रग्स में हम मॉनिटरिंग नहीं करते। जो भी मोस्ट कॉमन ओरल ड्रग्स हैं जैसे पैरासीटामोल एस्पिरिन, इस केसेस में ना ये जो फॉर्मुलेशंस होती हैं ये प्री प्रिपेयर्ड होती है, पहले से ही ना इनका कुछ फिक्स्ड कंसंट्रेशन होती है और पेशेंट को बताया जाता है आपको इसी टाइम पे लेनी है, तो इन केसेस में मॉनिटरिंग की रिक्वायर नहीं होती। और एक जनरल फार्मा वाला कंसेप्ट है पी ग्लाइकोप्रोटीन। जो भी ड्रग पी ग्लाइकोप्रोटीन के साथ इंटरेक्शन शो करती हैं, तो ना पी ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, एक ना मॉलिक्यूल होता है, मैं बताता हूँ। जैसे ये अपने पास सेल है, सेल के अंदर ना यहाँ पे ठीक। चैनल होता है जिसको हम बोलते हैं पी ग्लाइकोप्रोटीन। ये चैनल क्या करता है, जैसे ये ड्रग आई, कोई भी ड्रग का मॉलिक्यूल है, ड्रग का मॉलिक्यूल सेल के अंदर आया और यहाँ पे इफेक्ट शो करेगा, बट पी ग्लाइकोप्रोटीन क्या करता है, इस ड्रग को ना सेल से बाहर फेंक देता है, यानी कि ई हाँ फ्लक्स ऑफ, पढ़ा था ये, याद हाँ, आया। ई फ्लक्स वाला काम करता है ये ड्रग का। तो पी ग्लाइकोप्रोटीन जो बाहर फेंकता है, मतलब एक तरीके से ना ये ड्रग का एक्शन को कम करता है, किसी भी ड्रग के एक्शन को पी ग्लाइकोप्रोटीन कम करता है। तो कुछ सब्सटेंसेस हाँ। होते हैं जो पी ग्लाइकोप्रोटीन को इंड्यूस करते हैं और कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो पी ग्लाइकोप्रोटीन को इनहिबिट करते हैं। जो सब्सटेंसेस पी ग्लाइकोप्रोटीन को इनहिबिट करेंगे वो डेबिगेट्रिन को क्या करेंगे, अंदर ही रखेंगे, फ्लक्स नहीं होने देंगे, है ना। बिल्कुल, यानी कि इसका इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। और जो इसको इनहिबिट हाँ करेगा, हाँ। वो जो इसको इंड्यूस करेगा, तो डेबिगेट्रिन का इफेक्ट कम हो जाएगा। तो ये वाला कम हो सारा जाएगा, हाँ। जनरल फार्मा का पार्ट है। बुक में से ना एक बार वो वाले ड्रग्स देख लेना, कौन कौन से इसको इंड्यूस करते हैं, कौन कौन से इनहिबिट करते हैं, तो उसके बेसिस पे आप ठीक है। डेबिगेट्रिन के ना इंट्रैक्शंस लिख सकते हो। अब अगर डेबिगेट्रिन की टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसको हम रिवर्स किससे करते हैं, एक ड्रग है इडारुसीजुमैब। इडारुसीजुमैब ना एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। एमएबी जिस भी ड्रग में लगता है ना, उसका मतलब होता है वो हाँ। ड्रग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, यानी एंटीबॉडी अगेंस्ट दिस ड्रग। तो इस ड्रग को खत्म करती है ये वाली। तो अगर डेबिगेट्रिन की अगर टॉक्सिसिटी हो जाए तो हम दारू। इडारुसीजुमैब देते हैं, जो कि उस मैम। ड्रग को इनहिबिट करेंगे। इसके बाद पारेंटेरल कौन कौन से अपने पास डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स हैं, इसमें आता है हिरुडिन वाली ड्रग्स। हिरुडिन अपने पास कन्वेंशनली ना लीचीज होते हैं उनसे ऑब्टेन करा गया था। उसका हाँ। एक सिंथेटिक फॉर्म प्रिपेयर करा था लेपिरुडिन। लेपिरुडिन की क्या खासियत है, लेपिरुडिन और हिरुडिन दोनों की सेम प्रॉपर्टीज है कि स्पेसिफिक होता है उसके लिए, थ्रोम्बिन के लिए, इरिवर्सिबल होता है, एंटी थ्रोम्बिन इंडिपेंडेंट होता है। एंटी थ्रोम्बिन पे कौन डिपेंड कर रहा था, अभी हमने डिस्कस करा था, एंटी। थ्रोम्बिन को कौन सी ड्रग एक्टिवेट कर रही थी, एक्टिव तो हिपेरिन, हिपेरिन। हिपेरिन, परफेक्ट। तो हिपेरिन क्या हाँ। कर रही थी, एंटी थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करके थ्रोम्बिन वाला पार्ट को इनहिबिट कर रही थी। उसने नहीं बीट कर दिया। जो हाँ। हिरुडिन वाली ड्रग्स है ना, ये डायरेक्टली थ्रोम्बिन को ही इनएक्टिवेट कर देती हैं, ये एंटी थ्रोम्बिन की हेल्प नहीं लेते। ठीक है, ठीक है। तो ये प्लेटलेट्स को इफेक्ट नहीं करती, प्लेटलेट्स को इफेक्ट नहीं करती ये दोनों ड्रग्स, तो ब्लीडिंग टाइम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। एंटीकोगुलेंट ड्रग्स हैं, तो मॉनिटरिंग हम इसकी हमेशा एपीटीटी, जो भी एंटीकोगुलेंट ड्रग्स है या तो एपीटीटी से मॉनिटरिंग करते हैं या पीटीटी प्रोथ्रोम्बिन टाइम से पीटीटी। मॉनिटरिंग करते हैं। इस ड्रग का लेपिरुडिन का अभी तक कोई एंटीडोट नहीं है, तो हम इसको बहुत केयरफुली एडमिनिस्टर करते हैं ब्लड के अंदर, और मॉनिटरिंग रेगुलर चलती रहती है इसकी विद एपीटीटी।
अब जो ये दोनों ड्रग्स हैं ठीक। ये सिर्फ और सिर्फ किडनी ही एक्सक्रीट करती है, लिवर इनको एक्सक्रीट नहीं करता बाइल में। तो सिर्फ रीनल एक्सक्रीट कर किडनीज एक्सक्रीट करती हैं। तो रीनल इनसफिशिएंसी या कोई भी किडनी की डिजीजेस होंगी तो उस केसेस में हम इस ड्रग को कॉन्ट्राइंडिकेट कॉन्ट्राइंडिकेट कर कर देंगे। देंगे ताकि टॉक्सिसिटी ना हो। हाँ। अब जो हाँ। लेपिरुडिन है ना, आज की डेट में डिसकंटिन्यू हो चुकी है, जो भी कंपनीज को बनाती थी अब नहीं बनाती। तो जो नई ड्रग अवेलेबल है वो है बिवेलिरुडिन। बिवेलिरुडिन एक बाइवेलेंट इनहिबिटर है थ्रोम्बिन का, थ्रोम्बिन को इनहिबिट करता है। और ये हम इसको यूज किस लिए करते हैं, परक्यूटेनियस कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी में अपने को एंटीकोगुलेंट एक्शन चाहिए होता है, तो उसमें ये हेल्प करता है बिवेलिरुडिन। और इसकी सारी प्रॉपर्टीज हैं ये वाली, ये जो भी हमने प्रॉपर्टीज ऊपर लिखी है, इसी की एक नई ड्रग बनाई हुई है, बस इतना ही डिफरेंस है। इसके बाद एक और ड्रग आती है एगाट्रोबेन। ये एक स्मॉल मॉलिक्यूल है जो कि सेफ होता है रीनल फेलियर में। यानी कि ये ड्रग लिवर एक्सक्रीट करता है, किडनी एक्सक्रीट नहीं करती। किडनी एक्सक्रीट नहीं करती तो किडनी में अगर रीनल फेलियर भी है तो हम ये ड्रग दे सकते हैं। बट अगर लिवर फेल है हाँ। पर्सन का या सिरोसिस है लिवर में, उस केसेस में हम एगेट्रोबेन को कॉन्ट्राइंडिकेट। कॉन्ट्राइंडिकेट कर देंगे। ठीक है। हाँ। इसके बाद अपने पास लास्ट कैटेगरी आती है जो कि है 10A इनहिबिटर्स। 10A इनहिबिटर्स ये अपने पास एंटीकोगुलेंट ड्रग है जो कि ओरल देते हैं। ओरल देते हैं तो मॉनिटरिंग नहीं करेंगे। और इसके बाद CYP और पी ग्लाइकोप्रोटीन की इंट्रैक्शन शो करती है। पी ग्लाइकोप्रोटीन वाले जो भी सारे ड्रग्स है ना जो पी ग्लाइकोप्रोटीन को इनहिबिट या इंड्यूस करते हैं, सारे पॉइंट्स आप इस वाले ड्रग में भी लिख सकते हो। इसके बाद जो CYP3A4 है, ये एंजाइम इस इन ड्रग्स को मेटाबोलाइज करता है। तो जो भी एंजाइम, जो भी ड्रग CYP3A4 को इंड्यूस करेगी, जैसे बारबिचुरेट्स है ना, इसको इंड्यूस करते हैं CYP3A4 को, तो इसकी डिग्रेडेशन जल्दी होएगी। इसकी डिग्रेडेशन जल्दी होएगी तो इनकी इफेक्ट कम हो जाएगा। तो बारबिचुरेट्स इनका इफेक्ट कम कर देते हैं। और जो ड्रग्स इसको इनहिबिट करेंगी जैसे कि कीटोकोनाजोल या इरिथ्रोमाइसिन, ये दोनों ड्रग्स क्या करती हैं, CYP3A4 को ना इनहिबिट करते हैं। इनहिबिट करते हैं तो इनका मेटाबॉलिज्म नहीं होएगा इन तीनों का। इनका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो इनकी टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद इन तीनों ड्रग्स में ना, में से जो इडोक्साबैन है, इडोक्साबैन जो ड्रग है ये इंट्रैक्शन शो नहीं करता CYP3A4 के साथ और पी ग्लाइकोप्रोटीन के साथ, ये दोनों शो करते हैं। इसके बाद एपिक्साबैन में एक स्पेशल पॉइंट है कि ये रीनल और हिपेटिक दोनों एक्सक्रीशन शो करता है। तो रीनल फेलियर में भी सेफ है, हिपेटिक फेलियर में भी सेफ है। बट डोज मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि लेट कर ले 50% ये एक्सक्रीट करता है, 50% ये एक्सक्रीट करता है। तो अगर रीनल फेलियर है तो हमको वो ड्रग हाफ करनी पड़ेगी, बट कॉन्ट्राइंडिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि जो इडोक्साबैन है ये सिर्फ रीनल एक्सक्रीशन शो करता है, तो हिपेटिक फेलियर में तो सेफ है, बट रीनल फेलियर में इसको कॉन्ट्राइंडिकेट कर देंगे। पर रीनल फेलियर में नहीं देंगे। हाँ। बिल्कुल। इसके बाद ये 3 ड्रग्स है अपने पास, जो ये तीनों ड्रग्स है, इन तीनों का सेम काम है। किन किन चीजों में यूज करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म फॉलोइंग हिप एंड नी सर्जरी। हिप और नी सर्जरी के बाद अगर कोई वेन्स में थ्रोम्बो एम्बोलिज्म बन जाता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रिवेंशन को ना प्रोफाइलैक्सिस भी कहते हैं। अगर प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम ड्रग को यूज कर रहे हैं या ट्रीटमेंट के लिए ड्रग को यूज कर रहे हैं, वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिक जो डिजीज होती है इसकी हम और मैं ट्रीटमेंट। एक चीज बताइए, प्रोफाइलैक्सिस सुन, हाँ हाँ। प्रोफाइलैक्सिस क्यों आग रहा है? प्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है प्रिवेंशन। प्रोफाइलैक्सिस क्यों आग रहा है? अच्छा। और प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट अलग है ना? हाँ ट्रीटमेंट अलग चीज है, प्रिवेंशन को ही हम प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं। प्रोफाइलैक्सिस और प्रिवेंशन ना सिनोनियम्स है। ठीक है। ठीक है। इसके बाद होता है हाँ हम समझ गई। प्रिवेंशन, अगर हिप और नी सर्जरी हुई है उसमें अगर वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बन रहा है ना, उसकी प्रिवेंशन के लिए देते हैं। बट अगर डायरेक्ट वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज उसको हो चुकी है, पहले ही हो चुकी है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम देते हैं। प्रिवेंशन के लिए भी देते हैं और ट्रीटमेंट के लिए भी देते हैं। और एम्बोलिक स्ट्रोक इन पेशेंट्स विद एट्रियल फिब्रिलेशन विदाउट वेल्वुलर हार्ट डिजीज, इस कंडीशन की प्रिवेंशन में भी हम इन तीनों ड्रग्स को देते हैं। ये तीनों पार्ट्स ना रटने वाले हैं, बस इसमें एक पार्ट मतलब जो समझ सकते हो वो यही है कि थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है मतलब कि हाइपर कोगुलेशन वाली स्टेट है, तो हम एंटी कोगुलेंट वाली ड्रग्स देंगे। और इसमें रिवारोक्साबेन, एपिक्साबेन और इडोक्साबेन, ये ड्रग्स हम यूज करते हैं। इसको याद कैसे कर सकते हो, दोनों ड्रग्स में ना एक्से यानी कि एक्से इनहिबिटर्स हैं और बैन कर रहे हैं, एक्सेवन। इनहिबिट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये ठीक पार्ट है। हमारा कंप्लीट हो जाता है एंटी कोगुलेंट ड्रग्स का। समरी में बस यही है कि वारफरिन था, हिपेरिन था,
डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स पढ़े हैं, और अपन ने ओरल डायरेक्ट 10A इनिबिटर्स पढ़े हैं। ओरल, हाँ। ठीक है, इसके बाद एंटीकोगुलेंट ड्रग्स कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फाइब्रिनोलाइटिक्स और एंटी फाइब्रिनोलाइटिक्स। उसके लिए ना ये वाला पार्ट एक बार दोबारा बस देख ये ले। रह गया। नहीं, इसके बाद एंटी प्लेटलेट ड्रग्स हो रहा है। प्लेटलेट भी, हाँ, टॉपिक। ठीक है, प्लेटलेट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला फाइब्रिनोलिटिक और एंटी फाइब्रिनोलिटिक्स में तो ना दो दो ड्रग्स ही हैं बस। जैसे सबसे पहले फाइब्रिनोलिटिक्स डिस्कस करते हैं। फाइब्रिनोलिटिक्स का क्या मतलब है? ठीक है। यानी कि इस फाइब्रिन को डिग्रेड करेंगी, इस वाले फाइब्रिन को डिग्रेड करने का मतलब हम क्या दे रहे हैं? टीपीए दे रहे हैं। तो ये सारी की सारी ड्रग्स जो है ना, ये सारी की सारी टीपीए वाला काम करती हैं। इसमें क्या क्या आता है अपने पास? स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, ये दोनों ड्रग ना टीपीए वाला ही काम करते हैं। या फिर हमने क्या करा ठीक है, है। टीपीए की ना कुछ रिकॉम्बिनेंट एंजाइम्स बना लिए हैं, एटीप्लेज और रेटिप्लेज। एटीप्लेज और रेटिप्लेज क्या प्लीज। है? ये रिकॉम्बिनेंट फॉर्म्स है इसकी टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर की, जो टिश्यू टीपीए वाला काम करेंगे। इसी तरीके से एक है टेनेक्टेप्लेज। टेनेक्टेप्लेज क्या करता है? ये एक म्यूटेंट फॉर्म है टीपीए का, वो भी टीपीए वाला ही काम करते हैं। ये पांचों के पांचों ड्रग्स टीपीए वाला काम करते हैं, यानी कि फाइब्रिन को डिग्रेड करेंगे। अब फाइब्रिन को डिग्रेड कर रहे हैं या थ्रोम्बस को डिग्रेड कर रहे हैं, तो हम इनको थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स भी कहते हैं। अब थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स का यूज कहाँ कहाँ पे ठीक है। करेंगे? जहां जहां पे थ्रोम्बस बन रहा है, यानी कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में। एम आई, एस टी ई एम आई और एन एस टी ई एम आई, इनका क्या मतलब होता है? एस टी एक ना, हाँ वो बेटा। होता है एक ईसीजी में, वो होता है ना, पी क्यू आर एस टी वाला पार्ट नहीं होता? हाँ, हाँ। इसमें ये पी क्यू आर एस टी, तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको हम एस टी बोलते हैं। और इसमें जो ई वाला वर्ड है, ई का मतलब होता है एलिवेशन। तो एम आई के भी ना बड़े सारे टाइप्स होते हैं, जिनमें से एक होता है एस टी ई हाँ। एम आई, एस टी एलिवेशन एम आई, और एक नॉन एस टी एलिवेशन एम आई, या एस टी आएगा। ठीक है, नॉन एस टी एलिवेशन एम आई और एस टी एलिवेशन एम आई, इन केसेस में भी हम इसको देते हैं फाइब्रिनोलिटिक्स को। एमआई के केसेस में ना होता क्या है बेसिकली, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण क्या होता है एमआई का? जो अपने पास कोरोनरी ब्लड वेसल्स होती है ना, जो हार्ट, ये कोरोनरी ब्लड वेसल है जो कि हार्ट को सप्लाई कर रहे हैं, तो इनमें ना थ्रोम्बस अगर बन गया तो हार्ट में इस्कीमिया हो जाएगा। इस्कीमिया के कारण एमआई होता है ना, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, मायोकार्डियल इस्कीमिया। तो उस केसेस में भी हम इनको हाँ। थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स को दे सकते हैं। इसके बाद होती है पेरिफेरल। अच्छा, ये सारी ड्रग्स इन सब कंडीशन, और स्ट्रोक की कंडीशन में, स्ट्रोक में क्या होता है? ब्रेन में इस्कीमिया हो जाता है, ब्रेन में कोई थ्रोम्बस बन जाता है ना, उसके कारण भी हम इन फाइब्रिनोलिटिक ड्रग्स का यूज कर सकते हैं। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म, डीवीटी, एमआई और स्ट्रोक। स्ट्रोक में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर स्ट्रोक होने के सिर्फ 3 या 4 घंटे तक ही हम इस ड्रग को यूज करेंगे। अगर कोई पास्ट हिस्ट्री है स्ट्रोक की, तो हम इन ड्रग्स को ना काउंटर इंडिकेट करते हैं। वो वाला पॉइंट मैं ना अभी डिटेल में बताऊंगा। अभी ये याद कर कि ये सारे जो ड्रग्स हैं, ये हम आईवी देते हैं। और एक पेरिफेरल वास्कुलर डिजीजेज, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीजेज क्या होती है? पेरिफेरल वास्कुलर डिजीजेज में ना, जैसे हमारे हैंड्स या फुट, कोई भी पेरिफेरी में ना कोई स्मॉल वेसल्स है ना, या एंड आर्टरीज है, बेसिकली एंड आर्टरीज अगर के अंदर कुछ थ्रोम्बस बन गया, तो जहां पे भी थ्रोम्बस बना, लेट कर ले ये ना एक एंड आर्टरी है, ये इस ऑर्गन को सप्लाई कर रही है। एंड आर्टरी का मतलब अब यहाँ पे कोई कोलेटरल सर्कुलेशन नहीं है, कोई एनास्टोमोज नहीं है, सिर्फ ये अकेली वेसल है जो इस ऑर्गन को सप्लाई कर रही है। अगर इस वेसल में कहीं थ्रोम्बस बन गया तो इस ऑर्गन की डेथ हो जाएगी। तो पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीजेस में ना एंड आर्टरीज में क्या होता है, या तो वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, या उनमें थ्रोम्बस बन जाता है, या और कोई मैनिफेस्टेशन जिसके कारण वो वेसल खराब हो गई, जिसके कारण एंड ऑर्गन्स जो हैं उनमें इस्कीमिया हो रहा है। तो उस कंडीशन में भी हम फाइब्रिनोलिटिक ड्रग्स का यूज कर सकते हैं। तो उन केसेस में ना हम इंट्रा आर्टीरियरली देते हैं ड्रग को, जबकि इन सब कंडीशंस में पल्मोनरी एम्बोलिज्म, डीवीटी वगैरह में आईवी देते हैं। इसके बाद अब फाइब्रिनोलिटिक्स को है। हम कॉन्ट्राइंडिकेट कब करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन द हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक। हमने स्ट्रोक में इसको यूज करा था इस ड्रग को, बट सिर्फ इनिशियल 3 to 4 आवर्स में। बट अगर मोर देन 3 मंथ्स की अगर उसकी हिस्ट्री है पेशेंट की स्ट्रोक की, तो हम कॉन्ट्रा इंडिकेट कर देते हैं। क्यों कॉन्ट्रा इंडिकेट कर देते हैं? क्योंकि इसका एक साइड इफेक्ट हो सकता है फाइब्रिनोलिटिक्स का, ब्लीडिंग। क्योंकि फाइब्रिन को डिग्रेड कर रहे हैं तो ब्लीडिंग करवा सकते हैं, और ब्रेन में अगर ब्लीडिंग हो जाए तो दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हम स्ट्रोक के केसेस में हम इस ड्रग को कॉन्ट्राइंडिकेट कर देते हैं। तो वही ब्लीडिंग वाले डिसऑर्डर्स आ जाएंगे सारे के सारे। इंट्राक्रेनियल हेमरेज आ जाएगा, इंट्राक्रेनियल ट्यूमर या एन्यूरिज्म। इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म में क्या होता है? लेट कर ले ये अपने पास ब्रेन वाला पार्ट है, ब्रेन में क्या है, कोई एक आर्टरी है, आर्टरी
के अंदर ना कोई अगर स्वेलिंग हो जाए, लेट कर ले इस आर्टरी के अंदर ये स्वेलिंग हो गई, ये जो स्वेलिंग है ना इसको हम कहते हैं एन्यूरिज्म। ये रप्चर कर सकता है अगर हम कोई भी फाइब्रिनोलिटिक ड्रग देंगे। अगर ये रप्चर कर गया तो ब्रेन के अंदर हेमरेज या ब्लीडिंग हो जाएगी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम फाइब्रिनोलिटिक्स को कॉन्ट्रा इंडिकेट कर देते हैं इन केस ऑफ इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म या इंट्राक्रेनियल ट्यूमर। इसके बाद पेप्टिक अल्सर्स। पेप्टिक अल्सर्स ये तो पता ही होगा पेप्टिक अल्सर्स क्या होते हैं, जो स्टमक के अंदर बन जाते हैं, अल्सर्स बन हाँ जाते हाँ हैं। हाँ। बट अब इसमें क्यों कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं? क्योंकि फाइब्रिनोलिटिक ड्रग्स देंगे ना तो ब्लीडिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, और पेप्टिक अल्सर्स ना बहुत जल्दी ब्लीड करते हैं। जो भी अपने पास स्टमक वाला पोर्शन है ना, तो यहाँ पे अगर पेप्टिक अल्सर है, अगर हमने फाइब्रिनोलिटिक ड्रग दी तो ये ब्लीड कर सकता है, जिसके कारण ब्लीडिंग हो सकती है। जीईआर उसको ब्लीडिंग को हम कहते हैं हीमोप्टाइसिस, मतलब माउथ में से ना वॉमिटिंग के कारण ब्लड आना। तो हीमोप्टाइसिस को प्रेसिपिटेट कर सकता है फाइब्रिनोलिटिक ड्रग्स इन केस ऑफ पेप्टिक अल्सर्स। तो अगर किसी पर्सन को पेप्टिक अल्सर्स है तो हम फाइब्रिनोलिटिक्स को कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। या अगर किसी ठीक है। पर्सन को सर्जरी की हिस्ट्री है, सर्जरी की हिस्ट्री में हमने पहले ही डिस्कस करा था ना एंटीकोगुलेंट ड्रग्स नहीं देते, तो इसी तरीके से हम फाइब्रिनोलिटिक ड्रग्स भी हाँ नहीं देते सर्जरी की। अगर कोई किसी पर्सन की पास्ट 3 मंथ्स की अगर कोई हिस्ट्री है सर्जरी की। और एक अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, ये अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन वाला पॉइंट हमने हिपेरिन वारफेरिन सब में डिस्कस करा था कि अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो उन केसेस में भी कॉन्ट्रा फाइब्रिनोलिटिक इंडिकेट ड्रग्स। कर देंगे। हाँ, और उसी तरीके से एंटीकोगुलेंट ड्रग्स भी और फाइब्रिनोलिटिक्स भी कॉन्ट्राइंडिकेट कर देते हैं। तो ठीक है। फाइब्रिनोलिटिक्स में ना बस इतना ही पार्ट पढ़ना है, इन ड्रग्स के नाम, कहाँ कहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्या क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, और क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये टीपीए का काम करते हैं जिसके कारण फाइब्रिन डिग्रेड हो जाता है। इसके बाद आता है ठीक अपने है। पास एंटी ब्लीडिंग ड्रग्स, या फिर अपने पास आता है एंटी फाइब्रिनोलिटिक्स या फिर एंटी थ्रोम्बोलिटिक्स भी कह सकते हैं इनको। इनमें ना बेसिकली सिर्फ एक ही ड्रग आती है अपने पास जिसको हम बोलते हैं अमीनो कैप्रोइक एसिड, या मोर अप्रोप्रिएटली एप्साइलिन भी लगा देते हैं इसके आगे, ई जैसा होता है ना जो, एप्साइलिन अमीनो कैप्रोइक एसिड, तो इसको ईएसीए भी बोलते हैं, एप्साइलिन अमीनो कैप्रोइक एसिड। वो क्या करता है? इस टीपीए को डिग्रेड कर देता है। अगर ये टीपीए डिग्रेड हो गया तो मतलब एंटी फाइब्रिनोलिटिक वाला काम है। तो यही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि टीपीए को डिग्रेड कर देता है, जिसके कारण फाइब्रिन डिग्रेड नहीं होता। फाइब्रिन डिग्रेड नहीं होता तो ये एंटी फाइब्रिनोलिटिक ड्रग है। इसके बाद अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए फाइब्रिनोलिटिक ड्रग की, तो हम उसका एंटीडोट क्या देते हैं? फाइब्रिनोलिटिक इनिबिटर की, सॉरी। तो क्योंकि फाइब्रिनोलिटिक्स को इनिबिट कर रहा है तो हम एंटीडोट में क्या देंगे? फाइब्रिनोलिटिक। अब इसका साइड इफेक्ट क्या होगा? क्योंकि ये फाइब्रिनोलिटिक को इनिबिट कर रहा है, यानी ब्लीडिंग वाले डिसऑर्डर्स का अपोजिट काम कर रहा है, तो थ्रोम्बोसिस करेगा, या फिर हाइपोटेंशन कर सकता है, ब्रेडिकार्डिया कर सकता है, एरिथमिया कर सकता है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? थ्रोम्बोसिस करता है, स्पेशली इन द किडनी वाले जो एरिया है ना, अपर जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट्स में ये थ्रोम्बोसिस करता है, यूरेटर्स में। उस केस में क्या होता है? तो अगर इन केसेस में अगर थ्रोम्बोसिस करता है तो हम इसको कॉन्ट्राइंडिकेट कर देते हैं। अपर जेनाइटो यूरिनरी ब्लीडिंग्स अगर हो रही हैं, या डीआईसी। डीआईसी क्या होता है? डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। ये बहुत डिटेल में टॉपिक है, पूरा चैप्टर है एक पैथोलॉजी में, ये वहीं पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेनली फाइब्रिनोलिटिक इनिबिटर्स क्या कर रहे हैं? टीपीए को इनिबिट कर रहे हैं। इसमें क्लासिक एग्जांपल आता है एप्साइलिन अमीनो कैप्रोइक एसिड। अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो हम इसके लिए फाइब्रिनोलिटिक्स देते हैं। साइड इफेक्ट क्या होगा इसका? थ्रोम्बोसिस। मेन साइड इफेक्ट इसका थ्रोम्बोसिस होता है। तो हमने ना एक नई ड्रग बनाई है जिसको बोलते हैं ट्रेनेक्सेमिक एसिड। ट्रेंजिक जो ये ट्रेनेक्सेमिक एसिड है, ये अमीनो कैप्रोइक एसिड से बेटर है। बेटर क्यों है? क्योंकि इसकी पोटेंसी ज़्यादा है और साइड इफेक्ट्स कम है। मेन साइड इफेक्ट इसके सिर्फ नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया होते हैं। थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है बट बहुत इनफ्रीक्वेंट कोज होता है। ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, एरिथमिया वाला जो पार्ट है वो ट्रेनेक्सेमिक एसिड शो नहीं करता। तो फाइब्रिनोलिटिक इनिबिटर्स में अपने पास दो ही ड्रग्स हैं, अमीनो कैप्रोइक एसिड और ट्रेनेक्सेमिक एसिड। ट्रेनेक्सेमिक एसिड बेटर है। इसके बाद ना ये कुछ जो ड्रग्स हैं प्लाज्मा फैक्टर्स वाली, ये सारी कैटजिंग में लिखी हुई हैं। ये क्या चीज़ है? बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? हमने कोगुलेशन करवानी है, मतलब ब्लीडिंग रोकनी है ना अल्टीमेटली। एंटी ब्लीडिंग ड्रग्स हैं या फिर फाइब्रिनोलिटिक ड्रग्स हैं, तो इस केस में हम ब्लीडिंग को रोकने के लिए बाहर से आर्टिफिशियली ये सारे फैक्टर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो सारे नाम है जैसे क्रायोप्रेसिपिटेट। क्रायोप्रेसिपिटेट में ना इन सारे फैक्टर्स का, बहुत सारे फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन देते हैं हम, या फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देते हैं, या फिर एक ड्रग हमने डिस्कस करी थी ना केसेंट्रा,
केसेंट्रा में जो हम विटामिन के की टॉक्सिसिटी में दे रहे थे, उसमें सॉरी वारफरिन की टॉक्सिसिटी में दे रहे थे, क्योंकि जो विटामिन के को इनहिबिट कर रहा था 2, 7, 9 और 10, तो ये दे सकते हैं। और इसी तरीके से फैक्टर 8 और फैक्टर 9 दे सकते हैं, इलोक्टेट और इडेलवियोन। इडेलवियोन फैक्टर 9 का एनालॉग है और इलोक्टेट फैक्टर 8 का। तो ये दोनों ड्रग्स हम हीमोफीलिया में देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ड्रग्स हैं, ऑटोप्लेक्स है, फीबा है, नोवो 7 है, ये फैक्टर 7 का एनालॉग है। ऑटोप्लेक्स और फीवा फैक्टर 8 के एनालॉग्स हैं। और वोनिकोग अल्फा ये वॉन विलेब्रेंट फैक्टर का एनालॉग है। ह्यूमाटेप फैक्टर 8 का एनालॉग है। तो जो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स कोगुलेशन कास्केड में हेल्प करते हैं। तो हमारे फाइब्रिनोलिटिक्स और एंटी फाइब्रिनोलिटिक्स भी कंप्लीट होते हैं। इसके बाद लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। एंटी प्लेटलेट ठीक है। ड्रग्स ये ना सिर्फ फर्स्ट पार्ट पे यानी प्राइमरी हीमोस्टेसिस पे काम करते हैं। जो हमने पूरा फ्लो चार्ट पढ़ा था ना, एक रेड कलर से था, एक ग्रीन कलर से था। जो रेड कलर वाला ये वाला पार्ट है हाँ। ना, एंडोथेलियल इंजरी से हीमोस्टैटिक प्लग बनने तक, इस पार्ट को हम कहते हैं प्राइमरी हीमोस्टेसिस। इसमें जो ये हीमोस्टैटिक प्लग बना है, ये जो सिर्फ प्लेटलेट्स ने बनाया है, ये बहुत वीक होता है। जो कोगुलेशन कास्केड से फाइब्रिन वाला जो प्लग बनता है, जिसको हम सेकेंडरी हीमोस्टेसिस भी कहते हैं, उस पार्ट को हम डेफिनेटिव हीमोस्टेसिस भी कहते हैं, वो प्लग बहुत स्ट्रांग होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। अब जो ड्रग्स इस वाले पाथवे पे काम करती है ना, प्लेटलेट वाले पाथवे पे, उनको हम एंटी प्लेटलेट ड्रग्स कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है अपने पास? प्लेटलेट्स हमने बताया था एडीपी के थ्रू किस पे एक्ट कर रहे थे, P2Y12 रिसेप्टर पे एक्ट करता है एडीपी। प्लेटलेट्स क्या सिक्रीट करते हैं? एडीपी। एडीपी किस पे एक्ट करता है? P2Y12 रिसेप्टर पे, जो कि प्लेटलेट्स की रिक्रूटमेंट करवाता है। अगर हम इस प्रोसेस को रोक दे तो प्लेटलेट की रिक्रूटमेंट नहीं होगी। तो एंटी प्लेटलेट ड्रग उस कैटेगरी में आता है अपने पास थाइनोपायरिडीन्स। थाइनोपायरिडीन्स में अपने पास 5 ड्रग्स आती हैं, जिनमें से ये 3 रिवर्सिबल हैं, टिक्लोपिडिन, क्लोपिड्रोग्रेल और प्रासुग्रेल। जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है अपने पास क्लोपिड्रोग्रेल। क्लोपिड्रोग्रेल के ऊपर ना शॉर्ट नोट भी पूछ सकते हैं। क्लोपिड्रोग्रेल बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। इस ड्रग के ऊपर ना पूरे 2-3 पेजेस हैं केडीटी में। इसके बाद आते हैं अपने पास 2 रिवर्सिबल ड्रग्स हैं, टिकाग्लेरोल एंड कैंग्रिलोर। कैंग्रिलोर और जो टिकाग्रिलोर है ना, ये भी सेम काम कर रहे हैं, एडीपी के जो रिसेप्टर है P2Y12 को ना इनिबिट कर रहे हैं, बट रिवर्सिबली। ये तीनों इरिवर्सिबली एक्ट करते हैं और तीनों के तीनों प्रो ड्रग्स हैं। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। टिक टिक्लोपिडिन क्या करती है? टिक्लोपिडिन इस रिसेप्टर को इनिबिट करती है। तो हम किस किस केसेस में यूज क्या क्या होगा इसका? ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, टीआईए में यूज करते हैं, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक में यूज करते हैं, और कोरोनरी स्टेंट थ्रोम्बोसिस में यूज करते हैं। साइड इफेक्ट इसके वही होंगे, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया। इसके बाद क्लोपिड्रोग्रेल। जो टिक्लोपिडिन है ना, इससे बहुत ज़्यादा बेटर ड्रग है ये क्लोपिड्रोग्रेल। इसको हम STEMI, NSTEMI में यूज़ करते हैं, स्ट्रोक्स में यूज़ कर सकते हैं। जो भी ड्रग ना मोस्टली MI में यूज़ होती है ना, ज़्यादातर आपको ना वहाँ पे स्ट्रोक भी दिखेगा ही। MI और स्ट्रोक की ना ज़्यादातर पैथोफिजियोलॉजी सेम सी होती है। तो मोस्टली ड्रग्स जो हम MI में यूज़ करते हैं, स्ट्रोक में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये एंटी प्लेटलेट ड्रग है, तो साइड इफेक्ट क्या होगा इसका? थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, TTP, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। ये ब्लीडिंग कॉज करवा सकती है, क्योंकि एंटी प्लेटलेट ड्रग है। तो साइड इफेक्ट क्या होगा इसका? परप्यूरा। और 2YP CYP हाँ। 2C19 को वो करती है ये। CYP2। हाँ, CYP2C19 को इंटरेक्शंस शो करती है। मतलब जो ये एंजाइम है CYP2C19, ये क्लोपिड्रोग्रेल को डिग्रेड करता है। अब जो भी ड्रग इस एंजाइम को स्टिमुलेट करेगी, वो क्लोपिडोग्रेल की एक्टिविटी को कम कर देगी। जो इस एंजाइम को इनिबिट करेगी, वो क्लोपिडोग्रेल की एक्टिविटी को इंक्रीज एक्टिविटी बढ़ा करेगी। देगी। बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, इसके बाद अभी हमने डिस्कस करें थाइनोपायरिडीन्स। थाइनोपायरिडीन्स में ना अपने को मेन क्लोपिड्रोग्रेल याद रखना है। क्लोपिड्रोग्रेल का सबसे पहले तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंटी प्लेटलेट ड्रग है, इरिवर्सिबली एक्ट करती है, प्रो ड्रग है। कौन कौन से हम कंडीशंस में यूज करते हैं? टिक्लोपिडिन से कैसे बेटर है? और अब क्योंकि इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिक थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। और ड्रग इंट्रैक्शंस वाला पार्ट, ड्रग इंट्रैक्शंस वाला पार्ट परपूरा। डिटेल में बता देना। इसमें ना जोन जोन सी ड्रग्स इंड्यूस करती है और इनिबिट करती है ना इस एंजाइम को, वो आपको सारी ड्रग्स याद करनी पड़ेंगी। जैसे कीटोकोनाजोल और इरिथ्रोमाइसिन क्या करती हैं? इस एंजाइम को इनिबिट करती हैं। बार्बिचुरेट्स है, फेनिटोइन है,
वो इस एंजाइम को इंड्यूस करती है। वो सारा रटने वाला क्रैमिंग वाला पार्ट है। ये अपने पास फर्स्ट एंटी प्लेटलेट ड्रग थी, ठीक है। जो कि जो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, थाइनोपायरिडिन्स। ये अलग अलग डिफाइन कर रखी है सारी की सारी ड्रग्स फाइन। केरिटी में। बट ना इनको सबको ना रटने का फायदा नहीं है, इनका सेम ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ऑलमोस्ट सेम जगह यूज करते हैं और सेम ही जगह इनका ना बस फार्माकोकाइनेटिक्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, किसी की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, बायोअवेलेबिलिटी कम है, वो वाला पार्ट। बस बेसिकली क्लोपिड्रोग्रेल के बारे में डिटेल में कर लेना। इसके बाद एस्पिरिन, जो सेकंड एंटी ओके। प्लेटलेट ड्रग है। जो एस्पिरिन है, इसका मेन एक्शन क्या होता है, ये हमने ओटाकॉइड्स में पढ़ा था कि कोक्स एंजाइम को इनिबिट करता है। कोक्स एंजाइम को इनिबिट करता है तो थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बनेगा, ये वाला पाथवे स्टॉप हो जाएगा। ये वाला पाथवे स्टॉप हो जाएगा तो वही एंटी प्लेटलेट एक्शन है। दूसरा, ये प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन को भी प्रिवेंट करता है। प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन को प्रिवेंट करता है, तो एस्पिरिन को हम एंटी एग्रीगेंट ड्रग भी कहते हैं। बाकी एस्पिरिन के बारे में जो भी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, यूजेस हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, वो सारा पार्ट ओटाकॉइड्स वाला ही है, वो वहीं पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है ग्लाइकोप्रोटीन 2B और 3A इनिबिटर्स। हमने फ्लो चार्ट में डिस्कस करा था प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन होती कैसे है, इस रिसेप्टर के थ्रू। होता क्या है, जो ना प्लेटलेट्स होते हैं ना, लेट कर ले, एक ये प्लेटलेट है और एक ये प्लेटलेट है। अब इनको ना यहाँ पे इन पे रिसेप्टर्स होते हैं, ग्लाइको इस रिसेप्टर को हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 2B 3A रिसेप्टर। ये हेल्प करते हैं एक दूसरे की एग्रीगेशन करने में, मतलब एक दूसरे के साथ चिपकने में ये हेल्प करते हैं। तो अगर हम इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दे तो एग्रीगेशन खत्म हो जाएगी। अगर एग्रीगेशन खत्म हो जाएगी तो हाँ। प्लेटलेट तो एंटी प्लेटलेट वाला एक्शन होगा। तो इसमें हम ये 3 ड्रग्स यूज हाँ। करते हैं, और तीनों की तीनों ड्रग्स हम आईवी रूट से देते हैं। एप्सिक्सीमैब, एप्टीफिबाटाइड और टीरोफिबेन। इसको अब याद कैसे रख सकते हो इन तीनों ड्रग्स को। सबसे पहले एप्सिक्सीमैब के बारे में पढ़ते हैं। जो एप्सिक्सीमैब है, ये एमएबी यानी कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। एबी से आप याद रख सकते हो कि जो एंटीबॉडीज होती है ना, एंटीबॉडीज के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एफएबी वाला पार्ट और एक होता है एफसी वाला पार्ट। तो इस वाली एंटीबॉडी में, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में, सिर्फ ये एफएबी वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट नहीं है। तो इसलिए ना इसमें इसके नाम में ए बी आता है, या फिर आप ए बी से आप याद कर सकते हो। इसमें सिर्फ एफ ए बी पार्ट होता है एंटीबॉडी का। ये क्या काम करते हैं तीनों ड्रग्स, इसको इनिबिट करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 2B 3A रिसेप्टर को। तो इनका यूजेस क्या क्या होंगे, वही एंटी प्लेटलेट फंक्शन जहाँ पे भी चाहिए अपने को। अनस्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना में ना वही वाले पार्ट आते हैं जो एम आई वाले होते हैं ना तीनों, NSTMI और STEMI वाला पार्ट। ठीक है। इसके बाद होता है कोरोनरी एंजियोप्लास्टी में हम इसको यूज करते हैं, और कोरोनरी एंजियोप्लास्टी में ना हम इसको अलोंग विद हिपेरिन और एस्पिरिन के साथ यूज करते हैं इन ड्रग्स को। अब इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट है एप्सिक्सीमैब के बारे में। एप्सिक्सीमैब इस रिसेप्टर के साथ साथ एक और रिसेप्टर होता है विट्रोनेक्टिन रिसेप्टर। विट्रोनेक्टिन रिसेप्टर को भी ये एप्सिक्सीमैब जो ड्रग होती है ये इनहिबिट करती है। ये 3 ड्रग्स हैं, एप्सिक्सीमैब, एप्टिफाबाटाइड और टीरोफिबेन। ये तीनों ड्रग्स इस रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, बट जो एप्सिक्सीमैब है ये विट्रोनेक्टिन को भी ब्लॉक करती है। ये इसके यूजेस हैं, एमआई में देंगे, एसटीईएमआई में देंगे, एनएसटीईएमआई में देंगे। तो जितनी भी एंटी प्लेटलेट ड्रग्स है ना, बेसिकली एमआई में यूज होती हैं, और एस्पिरिन हाँ। को भी हम यूज करते हैं एमआई में। इसके बाद साइड इफेक्ट्स क्या होंगे इसके, क्योंकि एंटी प्लेटलेट ड्रग है, प्लेटलेट्स को कम करेंगी। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कंडीशन को क्या कहते हैं हम, जिसमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। हेमरेज में यूज हाँ। कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन और एरिथमिया में यूज कर सकते हैं। अब ना कुछ कॉमन यूजेस आते हैं एंटी प्लेटलेट ड्रग्स के, जो मैंने एक तो बताया था, अनस्टेबल एंजाइना, एमआई, एनएसटीएएमआई और एसटीईएमआई। इन कंडीशन में हम सारी एंटी प्लेटलेट ड्रग्स यूज कर सकते हैं, चाहे वो एस्पिरिन है, चाहे वो ये ग्लाइकोप्रोटीन इनिबिटर्स है, या फिर अपने पास थाइनोपायरिडिन्स है, या एडीपी रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं। ये सारी ड्रग्स का हम यूज करते हैं। इसके अलावा हम कोरोनरी आर्टरी डिजीजेज में यूज कर सकते हैं, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीजेज में यूज कर सकते हैं। पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज में बहुत आसान है इसको समझना, क्लोट्स को प्रिवेंट करना। क्लोट्स को लाइसिस नहीं करेगी, उसके लिए तो हम फाइब्रिनोलिटिक्स यूज करते हैं, बट क्लोट्स बनने नहीं देगी, इस प्रोसेस को रोक ठीक के। है। ठीक है। इसी तरीके से वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म में दे सकते हैं। तो ये, इसके बाद एक लास्ट ड्रग आती है डाइपाइरिडामोल। अभी जो हमने एंटी प्लेटलेट्स ड्रग डिस्कस करी है ना, वो कौन कौन से इस पाथवे पे काम कर रही है, या तो कॉक्स को इनिबिट कर रही हैं, या एग्रीगेशन इनिबिट कर रही हैं, हाँ। या एडीपी के रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है, या फिर इस वाले रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है। अब क्या होता है, एक ना पाथवे होते हैं CAMP के थ्रू, एक ना जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है,
GS टाइप का, वो ना CAMP के थ्रू काम करता है। ये सारा ना जनरल फार्मा वाला पार्ट है, जी पढ़ जाता प्रोटीन, है। ठीक है। हाँ। तो जो ये वाली ड्रग है ना, ये ड्रग क्या करती है, फोस्फोडाइएस्टरेज इनिबिटर है। फोस्फोडाइएस्टरेज क्या करता है, CAMP को रिमूव करता है या डिग्रेड करता है। बट अगर ये इस ड्रग से हमने फोस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम को इनिबिट करवा दिया तो कैंप कम हो जाएगा, और कैंप कम हो जाएगा, कैंप का क्या काम होता है, बेसिकली PGI2 को स्टिमुलेट करता है। सॉरी, फोस्फोडाइएस्टरेज इनिबिट हो गया तो कैंप ज्यादा हो जाएगा, और कैंप, बढ़ जाएगा हाँ। हाँ कैंप ज्यादा हो जाएगा। और कैंप का क्या काम होता है, PGI2 को स्टिमुलेट करता है, और PGI2 का क्या काम होता है, प्लेटलेट की एग्रीगेशन। इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन। ठीक है, ये पार्ट हाँ। तुमने अच्छे से डिटेल में पढ़ा होगा जब हमने ना PGI2 और थ्रोम्बोक्सेन A2 को डिस्कस करा था। थ्रोम्बोक्सेन A2 हाँ क्या करता है, प्लेटलेट की एग्रीगेशन को इंक्रीज करता है, करवाएगा। ये डिक्रीज हाँ करता है। ये वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है, ये वेसो कंस्ट्रिक्शन नहीं वैसे करवाता। डायलेशन। हाँ, हाँ डायलेशन नहीं करता है वो। ये करता नहीं है, बट वेसो कंस्ट्रिक्शन भी नहीं करता। इसका मेन काम बस रोक एक दे। ठीक है। एग्रीगेशन को डिक्रीज करवाना होता है। इनहिबिशन है हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो यही सब था इसमें एंटी प्लेटलेट ड्रग्स में। इसमें बेसिकली ना ये नाम ही याद करने हैं, इनको नाम को इसकी कोई ट्रिक बनानी पड़ेगी, देखेंगे। बाकी एक बोलिए लास्ट एक बार ये पार्ट नाम दोबारा बोलिए। इसका डाइपाइरिडामोल का। ना ना सबके नाम बोलिए जो एंटीप्लेटिलेट में आए हैं। एंटी प्लेटलेट में अपने पास सबसे पहले आते हैं टिक्लोपिडिन, क्लोपिड्रोग्रेल, साइक्लोपिडिन। प्रासुग्रेल, इसके बाद टीगाग्लेरोल और कैंग्रेलोर, इसके बाद हाँ एस्पिरिन, इसके बाद आता है अपने पास ये एब्सिक्सीमेब, एप्टीफिबाटाइड, टिरोफिबेन, और एक लास्ट में है डाइपाइरिडामोल। उसमें केडीटी में ना सबसे पहले टिक्लोपिडिन के बारे में बताया हुआ है, टिक्लोपिडिन के बाद डाइपाइरिडामोल के बारे में बताया हुआ है, डाइपाइरिडामोल के बाद एस्पिरिन बता रखा है, एस्पिरिन के बाद ये प्रासुग्रेल और ये सारी ड्रग्स हैं। इसके बाद ना एक लास्ट टॉपिक और दे रखा है एक केडीटी में, बिल्कुल स्टार्टिंग में, विटामिन के ऊपर। विटामिन के वाला पार्ट जो भी उसमें डिस्क्राइब करा हुआ है ना, सारा का सारा पार्ट ना हमने वारफरिन में जितना इंपॉर्टेंट था वो डिस्कस कर लिया है। जो पार्ट बचा है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। विटामिन के की ना 3 फॉर्म्स होती हैं, K1, K2 और K3। K1 को हम बोलते हैं फाइटोनाडायोन, K2 को हम बोलते हैं ठीक है। मीनाक्यूनोन, और K3 को बोलते हैं मीनाडायोन। हो गया। के। विटामिन के डिस्कस कर रहे हैं। विटामिन के में ना 3 फॉर्म्स होती हैं हाँ विटामिन के की, K1, K2 और K3। जो K1 है उसको हम बोलते हैं फाइटोनाडायोन, K2 को बोलते हैं मीनाक्विनोन। हाँ पढ़ लिया मैंने। ये वाला पार्ट फिर छोड़ दे। ठीक है बता दे। हाँ चल ठीक है। मैंने। तो अपने पास जो प्रोकोगुलेंट होता है विटामिन के, मतलब कोगुलेशन में हेल्प करता है, तो इसमें 3 टाइप्स होते हैं, फाइटोनाडायोन, मीनाक्विनोन और मीनाडायोन। जिसमें से जो ये दो होते हैं ना, K1 और K2, ये अपने पास फैट सोल्यूबल होते हैं। K1 अपने को प्लांट्स से ठीक है। मिलता है, फाइटो आ रहा है इसमें तो फूड के अंदर प्रेजेंट होता है। मीनाक्विनोन अपने पास जो हमारे GIT में बैक्टीरिया होते हैं वो बनाते हैं। मीनाक्विनोन वाटर सोल्यूबल है, और ये दोनों अपने पास फैट सोल्यूबल थे। तो फैट वाटर सोल्यूबल सोल्यूबल है। होने के कारण ना इसका कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। क्लिनिकली हम सिर्फ K1 और K2 को ठीक यूज है। करते हैं। इसको या तो ओरल दे सकते हैं या IV दे सकते हैं, सब क्यूटेनियस नहीं देते। सब क्यूटेनियस क्यों नहीं देते, क्योंकि इसकी एरेटिक एब्जॉर्प्शन होती है। एरेटिक एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है मतलब जैसे ही हम देंगे ना, इमीडिएटली बहुत सारा एकदम प्लाज्मा में आ जाता है, मतलब सडन राइज कर जाता है इसका। ओरल और IV देंगे, अगर ग्राफ से समझेंगे ना इसको, तो कुछ इस तरीके से होगा। ओरल और IV में तो धीरे धीरे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, अगर हम हाँ सबक्यूटेनियस देते हैं तो सडन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है इसकी प्लाज्मा के अंदर, जो कि इफेक्ट हम नहीं चाहते। जिसके कारण सबक्यूटेनियसली हम इसको नहीं देते, सिर्फ ओरल और IV देते हैं। ये 4 फैक्टर्स पे काम कर रहा था, 2, 7, 9 और 10 पे। तो ये वाला 10। पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में वारफरिन में। और क्या क्या यूजेस है विटामिन के, इसको हम एंटी माइक्रोबियल थेरेपी के साथ देते हैं। एंटी माइक्रोबियल थेरेपी के साथ क्यों देते हैं, ये GIT के बैक्टीरिया को खत्म कर देंगे। GIT के बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे तो वहाँ विटामिन के अपनी बॉडी में कम हो जाएगा, क्योंकि वो विटामिन के बनाते हैं हमारे लिए। तो उस केस में भी हम विटामिन के को देते हैं। कोई भी अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी डिजीज है, ये तो बहुत नॉर्मल वाला बायोकेमिस्ट्री वाला पॉइंट है, वारफरिन की हाँ टॉक्सिसिटी में हमने डिस्कस करा था।
लीवर डिजीज में क्या हाँ होगा, फैक्टर्स कम हो जाएंगे, फैक्टर्स कम हो जाएंगे तो विटामिन के जो बचे हुए फैक्टर्स हैं उनकी इफेक्ट को इंक्रीज कर देगा। और एक माल एब्जॉर्प्शन में, अगर विटामिन के की माल एब्जॉर्प्शन है तो हम बाहर से विटामिन के देते हैं। इसका ये वही वाला पॉइंट है जो हाँ हमने अभी डिस्कस करा था, इंट्रावीनस जो एडमिनिस्टर करते हैं ना विटामिन के को, ये भी स्लो करना पड़ता है। हमने ये देखा था सबक्यूटेनियस तो एनेटिक एब्जॉर्ब हो रहा था, आईवी में भी ना हम स्लो देते हाँ हैं, अगर रैपिड देंगे तो डिस्पनिया हो सकता है, चेस्ट और बैक पेन हो सकता है, और इट कैन इवन कॉज डेथ। ठीक है, ठीक तो है। इसलिए हम जो विटामिन के है उसको ओरली आईवी देते हैं स्लो फॉर्म में। विटामिन के में और ज़्यादा नहीं है, ठीक। बाकी सारा पार्ट ना हमने डिस्कस कर ही रखा है, या बाकी पार्ट सारा पीएसएम वाला है।